नीति शास्त्र क्या है, इसमें दो बातें आपको पढ़ा चुका हूं। एक नीति शास्त्र मानकीय विज्ञान है और दूसरा नीति शास्त्र दुविधा समाधान का विज्ञान है। आज तीसरी परिभाषा हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत अच्छा, जिनका 2 पेज हो गया बहुत है उतना। आप नीति शास्त्र के मायने पर जो सवाल आएगा उसमें ज्यादा से ज्यादा 10 लाइन लिख पाएंगे, लेकिन पहचानना पड़ेगा आपको उसमें नीति शास्त्र का कौन सा मायने लिखें। दुविधा समाधान वाला लिखें, मानकीय विज्ञान वाला लिखें, या जो आज पढ़ने जा रहे हैं ये लिखें, या इसके बाद जो भी पढ़ेंगे वो लिखें, कौन सा मायने लिखें वो आपको पहचानना पड़ेगा। इसलिए हम ज्यादा पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर सवाल में एक ही मायने नीति शास्त्र का अप्लाई नहीं होगा। जब हम क्वेश्चन अभी इसको पढ़ लेंगे दिखाएंगे आपको, आपसे पूछेंगे कौन सा मायने अप्लाई करोगे, तो ध्यान से धैर्यपूर्वक जब पढ़ोगे और जब सवाल इससे हल होने लगेंगे तो समझ जाओगे कि हमने इस तरह से पढ़ा क्यों है। क्योंकि हमारा एम नोट्स बनाना नहीं, यूपीएससी के क्वेश्चन हल करना है। आइए, तीसरी बात आपको पढ़ाई थी नीति शास्त्र। तीसरी परिभाषा इसकी है समावेशी और संपोषणीय आनंद का विज्ञान है। नीति शास्त्र समावेशी और संपोषणीय आनंद का विज्ञान है। देखो कैसे है ये, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कोई 2 नैतिक विचारक मैं लेने जा रहा हूं, बल्कि 3 संदर्भ बनाने जा रहा हूं। इस बात को समझने के लिए एक पश्चिमी संदर्भ, एक भारतीय संदर्भ और तीसरा एक समकालीन संदर्भ। पश्चिमी संदर्भ, भारतीय संदर्भ और समकालीन संदर्भ। क्या समझने जा रहे हैं हम? पहली क्लास में समझा था कि नैतिकता या नीति शास्त्र एक आदर्श मूलक या मानकीय विज्ञान है जो चाहिए से संबंधित सवालों का जवाब देता है, जिसका काम दुनिया को बेहतर बनाना, मनुष्य की भलाई करना, संस्थाओं को बेहतर बनाना है। वो विज्ञान मानकीय विज्ञान है, नीति शास्त्र है। दूसरी क्लास में हमने सीखा कि हमारी दुनिया में बहुत सारी दुविधाएं हैं। पर्यावरण विकास की दुविधा है, सुरक्षा मानवाधिकार की दुविधा है। ऐसी दुविधाओं को हल कैसे करें उसके लिए बनाया गया विज्ञान नीति शास्त्र है। और आज हम देखने जा रहे हैं कि नीति शास्त्र पीड़ानाशक विज्ञान है। इसका काम है पीड़ा खत्म करना। तो इसको अगर तुम कंपेयर करना चाहो तो सबसे नजदीक से जिससे कंपेयर कर सकते हो डॉक्टर, चिकित्सक। तो नीति शास्त्र एक तरीके से किसकी तरह है? एक तरह समझ लो कि नीति शास्त्र बराबर इससे मिलता जुलता कोई अगर चीज है तो वह चिकित्सक, डॉक्टर। डॉक्टर क्या करता है? कब जाते हो डॉक्टर के पास? जब पेन में होते हो, जब खुश हो, बिल्कुल आनंद में हो, कोई समस्या नहीं तो डॉक्टर के पास नहीं जाते हो। दांत में दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, कान में दर्द हुआ, आंख में दर्द हुआ, गले में दर्द हुआ, सर में दर्द हुआ, कहीं दर्द होगा तब डॉक्टर के पास जाओगे। और डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर करता है डायग्नोसिस। ध्यान से बात सुनना, कमेंट मत करना, बंद रखना भी कुछ देर के लिए। मैंने बार बार कहा जो पढ़ा रहा हूं ध्यान से सुनो, इससे सवाल हल होंगे और दिखाऊंगा सवाल हल करके। यूपीएससी के सवाल पूछेगा इससे सीधे, इसलिए इसको बहुत तल्लीनता के साथ सुनो। और जो अपना ये झगड़ा गांव का लेके आते हो, ये गांव वाला माहौल इथिक्स की क्लास में मत रखो। आए बनने आए हो, बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस तरह से बिहेव करना भी सीखो। मैं वो टीचर नहीं जो किसी को ब्लॉक करवाता हूं, मैं कभी नहीं करवाता ब्लॉक किसी को, लेकिन सिविलिटी, सभ्यता, समझदारी, इसका परिचय दो। और अगर मैं ऐसी बात पढ़ा रहा हूं जो तुम्हारी गाइड में नहीं मिलती है, तुम्हारी किताब में नहीं मिलती है, जिसको मैं 30-32 साल में पढ़ के समझ पाया हूं और तुमको मैं आधे घंटे पढ़ा देता हूं वो बात, तो उसको सीखने की कोशिश करो। तो नीति शास्त्र चिकित्सक की तरह है। चिकित्सक के पास हम कब जाते हैं? जब पीड़ा में होते हैं। क्या काम करता है चिकित्सक? 2 काम करता है। पहला क्या करता है? पहला करता है डायग्नोसिस, परीक्षण। परीक्षण करके क्या पता लगाता है? परीक्षण करके पता लगाता है कि दर्द हो क्यों रहा है तुमको पेट में। तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करवाएगा, सीटी स्कैन करवाएगा, घुटने में हो रहा है एमआरआई करवाएगा, ब्लड टेस्ट करवाएगा, तमाम तरह का टेस्ट करवा के पता करेगा कि तुम्हारे शरीर में पीड़ा का स्रोत क्या है, पीड़ा तुमको हो क्यों रही है। और एक बार पीड़ा पता चल गई, उसका स्रोत पता चल गया, तो फिर क्या करेगा? इलाज करेगा। इलाज करके उस पीड़ा वाली चीज को हटा देगा, जिससे तुम फिर से आनंद की अवस्था में पहुंच जाओ। जब हम स्वस्थ रहते हैं तो क्या होता है? आनंद है, सुख है। बीमार पड़ गए तो दुख है। जब हमको दुख हुआ, पीड़ा हुई, तो भागे डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने हमारे शरीर की जांच करके रोग का पता लगा के उसको ठीक कर दिया। लेकिन मान लो हमारे समाज में कुछ गड़बड़ी है जिससे पीड़ा आ रही है। जैसे हमारे देश में रेप बहुत होता है, बलात्कार, छेड़खानी, स्त्रियों के साथ अपमानजनक व्यवहार बहुत होता है। इस कारण स्त्रियां, गांव की स्त्रियां रात में 7 बजे या शाम में 7 बजे के बाद घर से नहीं निकलती हैं। अक्सर अपनी क्लास में कहता हूं कि भारत में हमारे संविधान में जो आर्टिकल 19(1) अनुच्छेद 19(1) दिया गया है, आजादी का अधिकार, कहीं भी आने जाने का अधिकार, वो पुरुषों को मिलता है 24 घंटे, और हमारे भारत में ज्यादातर स्त्रियों को मिलता है 12-14 घंटे। शाम 7 बजे के बाद ज्यादातर भारत के हिस्सों में स्त्रियां घर से बाहर नहीं निकलती, और सवेरे 6 बजे से पहले फिर नहीं निकलेंगी। तो सुबह रात में 7-7:30 बजे से लेकर सुबह 5-5:30 बजे तक 10:30-11 घंटे उनकी आजादी का अधिकार सस्पेंड हो जाता है। क्यों सस्पेंड हो जाता है? क्या स्त्रियां, आपके संविधान के आर्टिकल 19 में क्या लिखा गया कि आजादी पर युक्त निर्बंध लगाया जा सकता है, सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में, स्वास्थ्य के संदर्भ में, लोक स्वास्थ्य के संदर्भ में। तो क्या स्त्रियां रात में 7:30 बजे निकलेंगी तो लोक स्वास्थ्य खराब हो जाएगा? क्या लॉ एंड ऑर्डर खराब कर देंगी? वो तो अपराध भी नहीं करती। फिर आप 7:30 बजे शाम से सुबह 5:30 बजे तक स्त्रियों घर में क्यों कैद कर देते? क्या स्त्री अपराधी है? नहीं। अपराधी कौन है? पुरुष। तो नियम क्या होना चाहिए? जो अपराधी है उसको जेल में डालो, उसको घर में कैद करो। तो इस नियम से तो 7:30 बजे बाद पुरुषों को नहीं निकलने देना चाहिए। तुम छेड़खानी करते हो, तुमको नहीं निकलने देंगे। लेकिन हम कैद किसको करते हैं? अपराध पुरुष कर रहा है, कैद कर रहे हैं स्त्री को कि तुम मत निकलो, तुम अकेले मत जाओ।
और जो अपराधी उसको कहते हैं खुलेआम घूमो, 24 घंटा घूमो। तो क्या ही इससे स्त्रियों के जीवन में पीड़ा है, छेड़खानी से पीड़ा है, डरती हैं। जरा सोचो तुम कभी, मान लो तुम पुरुष हो और भारत में समलैंगिक लोग मान लो थोड़े दिन में ज्यादा हो जाए, एक हाइपोथेसिस बनाओ, ऐसे सोचो, कल्पना करो समलैंगिक लोग ज्यादा हो जाए जिनकी रुचि पुरुषों में हो, और ऐसे समलैंगिक लोग गैंग बना के अकेले जाने वाले पुरुषों पे हमला कर दें, उनका रेप कर दें, उनके साथ छेड़खानी करें। जिस दिन तुम पुरुष होने पर डरने लगोगे कि आज मैं कहीं निकलूंगा मेरे साथ छेड़खानी ना हो जाए, मेरा रेप ना हो जाए, समलैंगिक लोग ज्यादा हो, उनका ये है, उनका इंटरेस्ट स्त्री में ही नहीं पुरुष में ही है, कैसा फील करोगे तुमको अचानक कोई पकड़ ले और तुम्हारे साथ छेड़खानी करने की कोशिश करे? आप किसी सुनसान सड़क पर जाने से डरने लगेंगे, आप बस में ट्रैवल करने से डरने लगेंगे क्योंकि वहां कोई गे आपके शरीर पर अलग अलग जगह हाथ फेर रहा होगा, आपको पीड़ा होगी। ठीक वही पीड़ा स्त्रियों को होती है, इसको ज्यादातर पुरुष समझ नहीं पाते हैं। ज्यादातर पुरुष ऐसी किसी बात में सोचते कोई रोचक बात हो रही, रोचक बात नहीं है। मेरे शरीर पर मेरी मर्जी के बिना कोई धावा बोल दे तो ये एक अपमानजनक बात है। मुझे कोई एक पुरुष होने के नाते अगर सड़क पर मेरी बेइज्जती करे, मुझे थप्पड़ मार दे, मुझे मेरे साथ मारपीट करे, तो मैं मानता हूं मेरा अपमान हुआ। सिर्फ मारपीट करने से सोचो रेप से कितना बड़ा अपमान होता होगा, इतनी बड़ी पीड़ा है। तो स्त्रियों को जब इतनी पीड़ा होती है तो पुरुष करते क्यों हैं? ये एक रोग है, एक बीमारी है, और इसका इलाज पैरासिटामॉल से नहीं होगा, क्लोसिन खाने से नहीं होगा, डोलो से नहीं होगा, इसका इलाज एंटीबायोटिक दवा से नहीं होगा कि पुरुष को 2 एंटीबायोटिक गोली खिलाओ, एजिथ्रोमाइसिन, और रेप निकल गया दिमाग से। इसका इलाज कैसे करें? इसके इलाज के लिए तो डॉक्टर चाहिए। तो जो डॉक्टर हमको चाहिए शरीर के बीमारी के इलाज के लिए नहीं, हमारे समाज में जो बीमारी है, हमारी धर्म में जो बीमारी है, हमारी अर्थव्यवस्था के मॉडल में जो बीमारी है, संपत्ति बढ़ रही है, आर्थिक जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन जीडीपी बढ़ने के बावजूद सबके पास इनकम नहीं पहुंच रही है। जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन रोजगार नहीं बढ़ रहा है। कुछ लोग की आय बढ़ती जा रही है, उनकी परचेसिंग पावर बढ़ती जा रही है, और कुछ के लिए बुनियादी जरूरतें पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं, वो पीड़ा में जी रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो रहा है भाई कि संपत्ति बढ़ रही है लेकिन संपत्ति बढ़ने के बावजूद कुछ लोग गरीबी में ही जी रहे हैं? संपत्ति पहुंच क्यों नहीं रही उनके पास तक? इसका तुम्हारे आर्थिक मॉडल में कोई समस्या है, क्योंकि किसी राज्य में धन बढ़ रहा हो, संपत्ति बढ़ रही हो, तो सबके पास पहुंचना चाहिए। इससे क्या पीड़ा है? एक दलित व्यक्ति को हम कहते हैं कि तुम पुरोहित नहीं बन सकते हो, तुम मंदिर का पुजारी नहीं बन सकते हो, स्त्री से हम कहते हैं तुम मस्जिद की मौलवी नहीं बन सकती हो। गड़बड़ है, पीड़ा है। एक दलित को पीड़ा होती है, कहते हैं घोड़ी नहीं चढ़ सकते हो, तुम शादी ब्याह करोगे घोड़ी नहीं चढ़ोगे। अभी खबर आई थी कि एक दलित ने घोड़ी पर चढ़ के शादी की, तो जितने बाराती थे पुलिस वाले थे, उस बारात में घोड़ी वाले दलित व्यक्ति को संरक्षण देने के लिए। पीड़ा है, जब मेरा मन है मैं घोड़ी पर शादी करूंगा, तुमको क्या लेने देने से? आप किसी को उसके धर्म के आधार पर मॉब लिंचिंग कर दें, उसको पीड़ा है। तो बहुत सारी जो इस तरह की पीड़ा है, इसका इलाज ये होम्योपैथी एलोपैथी वाला डॉक्टर नहीं कर पाएगा। इसके लिए हमको चिकित्सक चाहिए। वही चिकित्सक एथिक्स है जो क्या काम करता है, ऐसे पीड़ा के स्रोतों का, कारणों का पता लगाता है। जैसे डॉक्टर डायग्नोसिस करता है ना, वैसे एथिक्स का काम डायग्नोसिस करना है, पता लगाना कि रेप होता क्यों है, पुरुषों में मानसिकता बनी कैसे कि स्त्रियों के साथ रेप करना है, ये मानसिकता आई कहां से, इसका कारण क्या है, कानून बनाने के बावजूद भी ये मानसिकता खत्म क्यों नहीं हो रही, दहेज क्यों ले रहे हैं पुरुष, इसका कारण क्या है। तमाम तरह की जो सामाजिक बीमारियां हैं जो अलग अलग वर्गों में पीड़ा पैदा कर रही हैं, छुआछूत, जातीय श्रेष्ठता के कारण कुछ जातियों के भीतर पीड़ा, पितृसत्ता के कारण पीड़ा, ये सारी जो पीड़ा है इसके स्रोत का पता लगाना, इसकी डायग्नोसिस करना, और फिर ये ढूंढना कि इसका निदान कैसे होगा। जैसे यूपीएससी का क्वेश्चन है यूपीएससी का सेम, इसलिए मैं कह रहा हूं ना, जो लेक्चर बता रहा हूं उसको ध्यान सुनना। यूपीएससी का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि हमने यौन हिंसा को रोकने के लिए, यौन हिंसा मतलब रेप, छेड़खानी, सवाल है 10 नंबर का ये, यौन हिंसा को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए, फिर भी यौन हिंसा नहीं रुक रही है। क्या आप यौन हिंसा को रोकने के लिए कुछ नवाचारी उपाय बता सकते हैं? इसका तो उसने कहा कि कानून मत बताना, कानून तुमने बना दिया, क्या कुछ नवाचारी उपाय बताओ। इसका तो उसने माना कि एथिक्स पढ़ने के बाद तुम्हारे पास सेक्स वायलेंस जो होता है उसके कारणों की बेहतर समझ बन गई होगी। जब पढ़ाओ मत पाओगे, एक भी कारण तुमको पता नहीं है सेक्स वायलेंस कैसे होता है। तो अगर तुमने एथिक्स पढ़ा तो ये पेपर क्या मानता है कि तुम्हारे पास यौन हिंसा के कारणों की समझ बन गई होगी। अगर समझ बन गई होगी तो समझ से तुमने समझ लिया होगा कि यौन हिंसा जो आ रही है उसका स्रोत संस्कृति है, उसका स्रोत धर्म है, उसका स्रोत समाज है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। स्त्रियों का वस्तुकरण है, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ विमेन है। अब कानून इसको खत्म नहीं करता है, कानून तो रोकथाम करता है केवल। बीमारी का स्रोत तुमने वैसे वैसा छोड़ रखा है, बिल्कुल वैसा हो जाए कि कोई आदमी बीमार होता रहे दूषित पानी पी के, और आप पानी पी के आदमी बीमार हो जाए, इसका इलाज कीजिए, दूषित पानी को ठीक ही मत कीजिए। जब सवाल को पढ़ोगे और यौन हिंसा के कारण पढ़ोगे एथिक्स में, तो समझोगे कि उसका कानून से कोई लेना देना नहीं, इसलिए कानून इस पर काम नहीं करेगा। कानून केवल तब काम करता है जब समाज का एक छोटा सा वर्ग कानून तोड़ता है। लेकिन पूरा समाज ही दहेज ले रहा हो और आपने दहेज के खिलाफ कानून बना दिया, तो कानून लागू कौन करवाएगा? अरे जिस आईएएस को कानून लागू करवाना, आईएएस खुद ही दहेज ले रहा है। जिस आईपीएस को लागू करवाना, आईपीएस खुद ही दहेज ले रहा है। तो जब दहेज तो आईपीएस ले रहे हैं और इनको राज्य का कानून लागू करवाना है, तो लागू कौन करवाएगा? तुम्हारा कानून लागू करवाने वाले खुद ही कानून तोड़ रहे हैं। एक बार हम क्या कहते थे कि शिक्षित हो जाने से साक्षरता से समस्याएं खत्म हो जाती। बताओ दहेज कौन ले रहा है? अशिक्षित आदमी। शिक्षित आदमी, शिक्षित आदमी। अशिक्षित आदमी का शादी ब्याह नहीं हो रहा है, बेचारा इसी परेशान है, शादी कोई कर ले हमसे, दहेज क्या लेगा? शिक्षित में भी आपके पास नौकरी है तब आपका शादी ब्याह होता है। तो नौकरी वाला आदमी तो पढ़ लिख के जागरूक हो गया, और अगर हमने ये समझा कि शिक्षा साक्षरता समस्याएं खत्म हो जाती हैं तो शिक्षित तो हो गया। वही शिक्षित आदमी दहेज ले रहा है, वही शिक्षित आदमी करप्शन कर रहा है, इसलिए शिक्षा साक्षरता समस्या खत्म होती, बकवास बात है।
इसका मतलब ये कारण नहीं है। अगर ये कारण होता कि अशिक्षित होने के कारण आदमी दहेज ले रहा, अशिक्षित होने के कारण आदमी अपराध कर रहा है, तो शिक्षा बड़ी होती हमारे देश में, अपराध कम हो जाता, शिक्षा बड़ी होती दहेज कम हो जाता, शिक्षा बड़ी होती रेप कम हो जाता। लेकिन मीटू मूवमेंट अगर तुमने सुना, मीटू पश्चिम में जिन स्त्रियों ने कहा कि उनके साथ यौन छेड़खानी हुई, बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस थी, अभी हेमा कमेटी की रिपोर्ट आई मलयाली सिनेमा की, उसमें बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस ने आरोप लगाया पढ़े लिखे डायरेक्टर्स और एक्टर्स पर कि उन्होंने उनके साथ यौन शोषण किया। या शिक्षित लोग नहीं, समझदार पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। तो क्या कारण है इसका? इस तरीके से एथिक्स का काम क्या है? पीड़ा कहां से आ रही है? पीड़ा कहां से आ रही है और उस पीड़ा का कारण पता लगा के, जैसे डॉक्टर डायग्नोसिस करके उसका इलाज करता है, वैसे पीड़ा को खत्म कैसे किया जाए। अब मैं तुमको 3 उदाहरण दे रहा हूं जिससे तुम समझोगे कि एथिक्स कैसे यही काम करता है। एक उदाहरण है पश्चिम से मैं ले रहा हूं। जिस आदमी का मैंने नाम लिया या लिखा अब यहां, वो आदमी इसी बात पर अपना पूरा एथिक्स देता है। इसका नाम तुमने सुना होगा, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स एक एथिकल थिंकर है। क्या करना चाहता था कार्ल मार्क्स? मानकीय विज्ञानी है, आदर्श दुनिया बनाना चाहता था। इसकी आदर्श दुनिया का नाम क्या है? इसकी आदर्श दुनिया का नाम है साम्यवाद, कम्युनिज्म। मानता था कि एक दिन निजी संपत्ति खत्म हो जाएगी, पूरी दुनिया में ऊंच नीच खत्म हो जाएगा, और उसका ब्लूप्रिंट ढांचा देता है दुनिया ऐसी होनी चाहिए। इसलिए मार्क्स मानकीय विज्ञानी है। मार्क्स ने दुनिया बदलने का आइडिया दिया, दुनिया से संतुष्ट नहीं था। कहा था जो जो आदमी दुनिया बदलने वाला हो वो मानकीय विज्ञानी है, जो दुनिया की सिर्फ व्याख्या करने वाला हो वो वर्णनात्मक विज्ञानी। हालांकि मार्क्स को दोनों में पढ़ते हैं, क्योंकि मार्क्स ने दुनिया की व्याख्या भी की कि हमारी जो दुनिया अभी बनी वो कैसे बनी है, इसलिए पॉलिटिकल साइंस भी उसको पढ़ाते हैं, सोशियोलॉजी में उसको पढ़ाते हैं। लेकिन जहां दुनिया बदलने की बात करता है, दुनिया बदली कैसे जाएगी, बदलने की बात कैसी होगी, वहां वो एथिक्स में आ जाता है। मार्क्स ने क्या बताया देखो। कार्ल मार्क्स ने क्या किया? कार्ल मार्क्स की जो पूरी नैतिकता है, उसने क्या पता किया? उसने पहले पता किया पीड़ा का स्रोत। और क्या माना उसने? कि पीड़ा का स्रोत है शोषण। कैसा शोषण? वर्गीय शोषण। उसने कहा एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण कर रहा है, इसी शोषण से पूरी दुनिया में पीड़ा आई। पुरुष शोषण कर रहे हैं स्त्रियों का, पूंजीपति शोषण कर रहे हैं मजदूरों का, स्वामी शोषण कर रहे हैं दासों का। कहता है शोषण के कारण हमारी दुनिया में पीड़ा है। अब मैं तुमको समझाने जा रहा हूं मार्क्स की पूरी बात, सुनना। इसमें मैं पूछना फिर इसका रिवीजन कैसे करेंगे? समझाने के लिए रिवीजन नहीं कर पाओगे, सारी बात रिवीजन के लिए नहीं होती, कुछ बात उस आइडिया को समझने की होती है जिससे उसको रटना ना पड़े तुमको। और ये समझने के बाद पीड़ा का स्रोत क्या है हम बनाएंगे, फिर हम देखेंगे मार्क्स ने इस पीड़ा के समाधान का क्या तरीका बताया। और यही जो तरीका बताया, यही है मार्क्स की नैतिकता। वो लिखा तरीका। मार्क्स ने पीड़ा के समाधान का क्या तरीका बताया? अरे भाई तुम शादी करोगे नहीं करोगे छोड़ दो, तुम्हारा व्यक्तिगत सवाल नहीं है यहां। और ये सब काली पीली मोटी मोटी क्लास मत लिखा करो। आईएएस बनने जैसा बिहेव करो, बार बार कह रहा हूं। मैं कमेंट बंद भी करवा सकता हूं, इसलिए करने देता हूं कि किसी विद्यार्थी का कोई समझदारी वाला सवाल हो तो उसको मैं देख सकूं, ले सकूं, इसलिए कमेंट तुम्हारा ऑन रखता हूं। नहीं तो उसको बंद करवा दूंगा। क्या फायदा बताओ? इसका इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तुमको जो अधिकार मिला है, अधिकार को ठीक तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। क्या अधिकार मिला है? क्लास में बोलने का, अपनी बात कहने का। लेकिन ये क्लास से संबंधित बात है, तुम्हारे व्यक्तिगत मत से संबंधित चर्चा का प्लेटफॉर्म नहीं है ये। कि हाँ एक दूसरे का हालचाल पूछो, वो नहीं है, एक दूसरे झगड़ो, इसके लिए नहीं है। देखो पीड़ा का क्या स्रोत बताया मार्क्स ने। मार्क्स ने कहा कि सारी पीड़ा का स्रोत है निजी संपत्ति। निजी संपत्ति क्या कहता है? पीड़ा का स्रोत है। कैसे? कहता है जब से मनुष्य के मन में निजी संपत्ति का भाव आया, प्राइवेट प्रॉपर्टी का, तभी से दुनिया में शोषण आया, तभी से दुनिया में सारी बुराइयां आई। क्या कहेगा? कहेगा जब मनुष्य आदिम दुनिया में रहता था तो रुपया पैसा तो नहीं था, सोना चांदी नहीं था, खेती बाड़ी भी नहीं थी, आदमी जंगल में रहता था, कबीलाई जिंदगी जीता था। कहा लेकिन उसमें मनुष्य को श्रम करना पड़ता था बहुत। तो अगर मैं कुछ मनुष्यों को दास बना लूं अपना, जैसे मान लो हमारे कबीले में 200 लोग हैं, दूसरे वाले कबीले में 50 लोग हैं, हम 200 लोगों पर हमला कर दें और उनके कबीले को नष्ट करके उनके लोगों को गुलाम बना ले। अब गुलाम बनाने पे क्या होगा? गुलाम हमारी हो गई संपत्ति। अब गुलाम क्या करेंगे? श्रम करेंगे। इससे हमको खाना जुटाने के लिए, शिकार करने के लिए श्रम नहीं करना पड़ेगा, तो हमारी जिंदगी आसान हो गई। तो मार्क्स कहता है दुनिया में सबसे पहले इंसानों ने कुछ इंसानों को अपनी संपत्ति बना लिया। इसका जब से निजी संपत्ति का विचार आया तब समस्या शुरू हुई। ये लोग हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी। तुम जानते हो कि एक समय दुनिया में दास खरीदे बेचे जाते थे, दासों का बाजार लगता था, दासों के स्वास्थ्य के हिसाब से उनका मूल्य तय किया जाता था। भारत में तुमने इतिहास पढ़ा होगा तो गुलाम वंश सुना होगा। गुलाम वंश, गुलाम योद्धा सेना में जाते थे, बड़े बड़े दार्शनिक प्लेटो, सुकरात, अरस्तु जैसे दार्शनिकों के पास दास थे। और ये दास प्रथा इंग्लैंड जैसे लोकतांत्रिक राज्य में भी 1830 के बाद खत्म हो रही है। अभी 200 साल भी नहीं हुआ दास प्रथा खत्म हुई। हमारी दुनिया में दास प्रथा चल रही थी, इंग्लैंड में खत्म कर दिया, लेकिन पूरे यूरोप में तब भी चल रही थी। 100-125 साल पहले तक दास प्रथा चल रही थी दुनिया में। तो निजी संपत्ति से मार्क्स क्या कहता है? इस निजी संपत्ति के विचार से क्या पैदा हुई? पैदा हुई असमानता। असमानता। जो आदमी किसी को गुलाम बना लेगा बन जाएगा स्वामी, और जिसको गुलाम बना लिया बन गया दास। दास और स्वामी समान नहीं होंगे।
कहता दुनिया में जो असमानता आई है उसके पीछे क्या आइडिया है? निजी संपत्ति। क्या ढूंढ रहे हैं हम? दुनिया में पीड़ा कहां से आई? मार्क्स क्या बता रहा है? मार्क्स एक नैतिक विचारक है, क्या बता रहा है कि दुनिया में पीड़ा आई किससे? निजी संपत्ति से। निजी संपत्ति से क्या हुआ? असमानता आई। असमानता से क्या बना? इस असमानता से वर्ग बना। एक वर्ग बना लिया स्वामियों ने अपना, दूसरा वर्ग बन गया गुलामों का। आगे चल के जब संपत्ति का आइडिया बदल जाएगा, संपत्ति में खेती बाड़ी आ जाएगी, तो एक वर्ग बन जाएगा सामंतों का और दूसरा वर्ग बन जाएगा किसानों का। आगे चल के जब संपत्ति में रुपया पैसा सोना चांदी आ जाएगा, पूंजी आ जाएगी, तो एक वर्ग बन जाएगा संपत्ति रखने वालों का, पूंजीपतियों का, और दूसरा वर्ग बन जाएगा मजदूरों का। मार्क्स कहता है निजी संपत्ति में हमेशा एक वर्ग होगा जो निजी संपत्ति पर कब्जा कर लेगा। जमीन निजी संपत्ति होगी तो सामंत होगा जो जमीन पर कब्जा कर लेगा। निजी संपत्ति अगर आदमी होगा तो स्वामी लोग दासों पर कब्जा कर लेंगे। निजी संपत्ति फैक्ट्री पूंजी होगी तो पूंजीपति सारे संपत्ति पर कब्जा कर लेंगे। कहता है इसलिए निजी संपत्ति जब आएगी तो असमानता पक्का आएगी। असमानता आएगी तो वर्ग बनेगा, और वर्ग बनेगा तो कहता है जो वर्ग बनेंगे इनमें क्या होगा? आपस में वर्ग संघर्ष होगा। वर्ग संघर्ष मतलब समझ रहे हो? स्वामी का हित और गुलाम का हित एक नहीं है। स्वामी का हित पूरा तब होगा जब गुलाम का शोषण करे, और गुलाम का हित तब पूरा होगा जब उसको आजादी मिल जाए। गुलाम को आजादी मिल जाएगी, स्वामी का हित पूरा नहीं होगा, और स्वामी का हित पूरा होगा तो गुलाम का हित पूरा नहीं होगा। इसलिए मार्क्स कहता है ये निजी संपत्ति जब दुनिया में आई, असमानता लेके आई, इसने वर्ग बनाया, और वर्गों के बीच क्या हुआ? टकराव। मजदूर और पूंजीपतियों के बीच टकराव है। पूंजीपति का फायदा होगा तो मजदूर का नहीं होगा, मजदूर का होगा तो पूंजीपति का नहीं होगा। वर्ग संघर्ष। कहता है वर्ग संघर्ष से क्या हुआ? जब दो वर्गों के वर्ग संघर्ष, दो वर्गों के बीच वर्ग संघर्ष होगा तो एक साथ दोनों के हित पूरे होंगे क्या? नहीं, एक का ही पूरा होगा, दूसरे का नहीं होगा। तो कहता है एक वर्ग बन जाता है ताकतवर। जैसे दास प्रथा में, गुलामी में मालिक का वर्ग हित पूरा होगा, दास का नहीं। सामंतवाद में सामंत का हित पूरा होगा, किसान का नहीं। पूंजीवाद में पूंजीपति का हित पूरा होगा, मजदूर का नहीं। मजदूर तो झुग्गी बस्ती में रहेगा। कहता है वर्ग संघर्ष से क्या होगा? इस वर्ग संघर्ष से बनेगा, एक शब्द में लिख रहा हूं, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम मतलब समझते हो? समाज कैसा हो जाएगा? एक वर्ग ऊपर एक नीचे। दो तरह की सामाजिक संरचना हो सकती है। एक ऐसी सामाजिक संरचना जिसमें सारे वर्ग बराबर हो, और एक ऐसी वाली जिसमें एक वर्ग ऊपर और एक नीचे। बताओ, गुलाम और स्वामी के बीच, सामंत और दास के बीच बराबरी का संबंध है? ब्राह्मण और शूद्र के बीच बराबरी का संबंध है कि ऊपर नीचे? ऊपर नीचे। तो मार्क्स कहेगा हमारी दुनिया क्या बन गई? श्रेणी क्रम वाली। इस कारण से निजी संपत्ति ने असमानता पैदा की, असमानता से वर्ग बने, वर्गों के बीच टकराव होने लगा उनके हितों में। एक वर्ग का हित पूरा हो गया, दूसरे का नहीं। जैसे वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों क्षत्रियों का हित पूरा हो गया, शूद्रों का नहीं। जिसका हित पूरा नहीं होगा नीचे आ जाएगा, जिसका हित पूरा होगा ऊपर चला जाएगा। कहा श्रेणी क्रम बना। और श्रेणी क्रम जब बनेगा तो बताओ ऊपर वाले वर्ग का नीचे वाले वर्ग के साथ कैसा संबंध होगा? मार्क्स कहेगा इस श्रेणी क्रम ने क्या पैदा किया? इस श्रेणी क्रम ने, मार्क्स कहेगा क्या पैदा किया? इस श्रेणी क्रम ने पैदा किया प्रभुत्व। एक वर्ग ने दूसरे वर्ग पर क्या स्थापित कर लिया? प्रभुत्व, डोमिनेशन। जब एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर प्रभुत्व होगा तो क्या है दुनिया में? शोषण। एक वर्ग ने दूसरे वर्ग का क्या करना शुरू किया? शोषण। शोषण से क्या पैदा हुआ? अन्याय। और अन्याय से क्या पैदा हुई? पीड़ा। क्या ढूंढने निकले थे? पीड़ा का स्रोत क्या है? क्या कहा? एथिक्स का दो काम है। क्या? एक पीड़ा के कारण का पता लगाना, और दूसरा पीड़ा को दूर करने का उपाय बताना। कार्ल मार्क्स ने क्या पहचाना? अभी मैं मार्क्स पढ़ा नहीं रहा हूं, एथिक्स की परिभाषा समझाने के क्रम में तुमको समझा रहा हूं कि नीति शास्त्र एक विज्ञान है जिसका काम है पीड़ा कहां से आ रही समाज में, लोगों की जिंदगी में पीड़ा कहां से आ रही उसका पता लगाना, और पीड़ा को हटा के लोगों की जिंदगी में आनंद को वापस ले आना। ठीक वैसे जैसे चिकित्सक बीमारी से आने वाली पीड़ा के कारण का पता लगाता है और बीमारी को हटा के लोगों के जीवन में आनंद को वापस ले आता है। तो तुमने देखा सारी समस्या की जड़ क्या है? निजी संपत्ति होगी तो क्या होगी? दुनिया में शोषण होगा, पीड़ा होगी। तो कार्ल मार्क्स क्या कहेगा? अब कार्ल मार्क्स को जिन लोगों ने पढ़ा होगा मैं थोड़ा सा बता देता हूं। मार्क्स मानता था कि यही शोषण चलता रहे, इसमें किस वर्ग का हित है? दोनों वर्गों का। दुनिया में पीड़ा बनी रहे, इसमें दोनों वर्गों का हित है या एक वर्ग का? एक वर्ग का। एक वर्ग को इससे फायदा हो रहा है, जैसे सामंत को किसान का शोषण करने से फायदा हो रहा है। ब्राह्मणवाद में ब्राह्मण क्षत्रियों को शूद्रों का शोषण करने से फायदा होता है। जिसको फायदा होता है वो क्या चाहेगा? इस सिस्टम को बचाए रखें, और जिसको नुकसान होता है वो सिस्टम को बदलना चाहेगा। तो मार्क्स कहता है सिस्टम से सबको पीड़ा नहीं हो रही, एक वर्ग जिसका शोषण हो रहा है, जिसके ऊपर प्रभुत्व स्थापित कर लिया गया, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, उसको पीड़ा हो रही। तो सवाल उठाता है कि जब इतने बड़े वर्ग को, इतना ज्यादा किसानों को, इतना ज्यादा मजदूरों को, इतने दासों को पीड़ा होगी, संख्या में ज्यादा है, भारत में देख लो दलित पिछड़े संख्या में ज्यादा है, ब्राह्मण क्षत्रिय कम है, तो जब मुझे पीड़ा होगी और अगला आदमी शोषण करेगा हमारा, हम उससे संख्या में ज्यादा है तो उसको मार पीट देंगे, उसकी व्यवस्था ध्वस्त कर लेंगे। मार्क्स कहता है इसीलिए कि जिनका शोषण हो वो शोषण को बर्दाश्त करते रहें, शोषण बर्दाश्त करके करके वो सिस्टम को नुकसान ना पहुंचाएं, इसी के लिए बनाया गया धर्म। अभी तुम्हारे क्लास में किसी बच्चे ने लिखा था धर्म में क्या कहा गया? अगर जिसका शोषण हो रहा है दास का, शोषण हो रहा है स्त्री का, शोषण हो रहा है शूद्र का, शोषण हो रहा है किसान का, उसको समझ में आ गया कि मेरा शोषक तो सामंत है, मेरा शोषक तो स्वामी है, मेरा शोषक तो पूंजीपति है, और संख्या में ज्यादा है जिसका शोषण हो रहा है, तो क्या करेगा? शोषणकर्ता को मार देगा, शोषण के तंत्र को तोड़ देगा। इसलिए मार्क्स कहेगा इन्हीं शोषण करने वाले लोगों ने बनाया धर्म, जिससे जिनका शोषण हो रहा है उनको पता ही ना चले कि हम शोषण कर रहे हैं। क्या कह दिया कि तुम जो शूद्र बने हो ना, और तुम्हारी जिंदगी में जो तकलीफ है ये हमारे कारण नहीं है, भगवान ने तुमको शूद्र बनाया है। हमारे वेद में लिखा है, हमारे वेद में लिखा है मुखमासीद ब्राह्मणों, मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, बाहुराजन्यकृत, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुए, पेट से वैश्य पैदा हुए, पैर से शूद्र पैदा हुए। वेद में लिखा है, भगवान ने शूद्र बनाया है। अब कहा इसलिए बनाया पिछले जन्म में कुछ पाप किए थे, फिर पाप करोगे, इस जन्म में फिर भगवान की बात नहीं मानोगे, अगले जन्म में चूहा बिल्ली बन जाओगे, शूद्र बने उससे नीचे चले जाओगे। अब बेचारा शूद्र डर गया, कहा उसके मन में गुस्सा पैदा होना चाहिए था कि मेरे साथ शोषण हो रहा है, सब एकजुट होकर शोषण को तोड़ देंगे, उल्टा डर गया।
और साथ में उसमें पैदा हो गया अपराध बोध। क्या पैदा हो गया? अपराध बोध। कैसे? हमने पिछले जन्म में कुछ गलत किया था, इसी कारण शूद्र बने। ये कुछ पिछले जन्म में अच्छा किए थे, इसलिए ब्राह्मण बने। तो उसको अपने ऊपर ग्लानि हो गई कि हमसे पता नहीं क्या अपराध हो गया पिछले जन्म में। अब जो आदमी उसका शोषण हो रहा है और शोषण का कारण अपने आप को मान रहा है कि मेरी जो खराब स्थिति इसका कारण मैं हूं क्योंकि मुझसे पिछले जन्म में कोई अपराध हुआ, वो क्या करेगा? उसमें कोई आक्रोश पैदा नहीं होगा क्योंकि शोषण के कारण को पहचान नहीं पा रहा। धर्म ने क्या कर दिया? उसके ऊपर पर्दा डाल दिया। धर्म ने शोषण करने वाले सामंत और पूंजीपति को उसके सामने से गायब कर दिया और उसके सामने क्या कह दिया कि तुम्हारी सारी समस्या के जिम्मेवार खुद हो तुम। भगवान ने तुमको शूद्र बनाया है क्योंकि तुमने कुछ गलती की थी। अब ये शूद्र सोचेगा कि अगर मैं इस जन्म में भगवान की बताई सारी बात का पालन करूंगा तो कम से कम अगले जन्म में तो ब्राह्मण बन जाऊंगा। इसलिए क्या करेगा? धर्म के सारे नियमों का पालन करेगा। और धर्म बनाया ही गया है ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों के हित में। धर्म बनाया ही गया है सामंतों के हित में, क्योंकि सामंत ही हैं जो चर्च के पादरी को पैसा देंगे, सामंत ही हैं जो मौलवियों को फायदा देंगे। इसलिए सारे धर्म असल में उस धर्म के भीतर मौजूद ताकतवर वर्ग के हित की पूर्ति करते हैं। अब तुम बन गए धार्मिक, तुमसे कहा इस जिंदगी के बारे में सोचो, मैं एक दिन कयामत का दिन होगा, अल्लाह उस दिन हिसाब किताब करेंगे। इस जीवन की पीड़ा को भूल जाओ, ज्यादा पीड़ा सहने को तुमको मिलेगा तो मतलब अल्लाह तुमसे खुश होगा। मरने के बाद जन्नत अता फरमाएगा। वहां 72 हूट टहल रही हैं। हिंदुओं से कहा जाएगा स्वर्ग जाओगे, अप्सराएं टहल रही हैं। अच्छा देखो, स्वर्ग में भी पितृसत्ता है। पुरुषों के लिए तो कहा कि वहां अप्सरा टहल रही है, हूर है। स्त्रियों के लिए नहीं कहा कि वहां ग्रीक सिक्स पैक एब वाले पुरुष टहल रहे हैं। स्त्रियों के कुछ नहीं है। जिम से बॉडी बना के, डोले सोले बना के, बाइसेप्स ट्राइसेप्स बना के वहां पुरुष टहल रहे होंगे, ऐसा वर्णन नहीं है। सारा जो स्वर्ग है उसमें जन्नत में स्त्रियां ही मिलेंगी तुमको। तो आपको क्या समझा दिया गया कि जीवन के बारे में सोचो मत। सही, जीवन तो क्या है? छोटा जीवन है। असली जीवन कब शुरू होगा? मरने के बाद। 1 मिनट रुकना। चलिए, स्वर्ग कहां है ये अब इसकी खोजबीन जारी जैसे पता चलेगा बता दूंगा। तो मार्क्स क्या कहेगा? मार्क्स कहेगा पीड़ा का कारण शोषण है, संपत्ति है, और उस पीड़ा को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल होता है धर्म का। धर्म नाम की अफीम खिला दिया, आदमी बुत हो गया। अफीम क्या होता है? उसको सही गलत की समझ नहीं होती। वैसे आपने धर्म की अफीम खा ली तो आप बुत हो गए। और धर्म कभी आपका फायदा नहीं पहुंचाएगा। अगर आप शोषित वर्ग में से हैं तो धर्म आपका फायदा नहीं पहुंचाएगा। पुरोहित, मौलवी, पादरी, तुम्हें पढ़ा होगा इतिहास में कि ईसाइयत 2 पार्ट में बटी इसलिए थी। कैथोलिक लोगों के पादरियों ने चर्च में क्षमा पत्र बेचने शुरू कर दिए थे कि खूब विलासिता वाला जीवन जियो, क्षमा पत्र खरीद लो, स्वर्ग जाओगे, दिखा देना भगवान को, या भगवान के सामने जब कयामत के दिन या जजमेंट डे के दिन आना, दिखा देना क्षमा पत्र, सीधे स्वर्ग पहुंच जाओगे। तो ये जो धर्म है, मार्क्स कहेगा ये असल में एक वर्ग के शोषण का उपकरण है। तो मार्क्स कहेगा जो विवाह परिवार है ना, ये सब उसी का टूल है। क्या कहेगा? कहेगा जब हम शोषण करना चाहते हैं, मान लो पूंजीपति मजदूर का शोषण करना चाहता है, क्या चाहता है? इसका खूब श्रम इस्तेमाल करें। अब बताओ जरा, अगर मजदूर को घर में खाना भी पकाना पड़ेगा, बच्चा भी पालना पड़ेगा, तो उसके फैक्ट्री में श्रम करने की क्षमता कम हो जाएगी। पूंजीपति क्या चाहेगा? मजदूर ज्यादा श्रम करे। इसलिए क्या किया? इसलिए एक नियम बनाया सामंतवाद में, पितृसत्ता के आइडिया ने, कि स्त्रियां घर का काम करेंगी, बाहर नहीं आएंगी। अब जब स्त्रियों ने घर का काम संभाल लिया तो मजदूर घर के काम से फ्री हो गया, बच्चा पालने से, खाना पकाने से फ्री हो गया। और जब बच्चा पालने, खाना पकाने से फ्री हो गया तो सुबह 7 बजे उठते मजदूरी पे निकल जाएगा और दिन भर हार्ड मेहनत करेगा। इससे सामंत को, जिसके खेत में लगा है वो किसान, पूंजीपति जिसके फैक्ट्री में मजदूर लगा है, उसको क्या हो रहा है? उसको ज्यादा श्रम मिल रहा है, उसका फायदा हो रहा है। अब बताओ स्त्री कब घर का काम करेगी मेरे? जब विवाह होगा। मैं किसी लड़की से कह दूं मेरे घर में खाना पका दो, नहीं बनाएगी। शादी करूं, पूरी जिंदगी बनाएगी। तो मार्क्स का इसलिए विवाह नाम की जो संस्था है वो भी इसी शोषण का एक टूल है। 2-3 बातों के लिए विवाह बनाया गया है। एक, विवाह होगा तो मजदूर का विवाह मजदूर से, स्वामी का विवाह स्वामी से, तो दोनों वर्गों को वारिस मिलते रहेंगे। मैं अगर पैसा कमाऊंगा तो क्या चाहूंगा? मेरे मरने के बाद मेरा वारिस मेरे पैसे को ले जाए, उसको संपत्ति ट्रांसफर हो। अगर मुझे पता चले मेरा कोई वारिस ही नहीं तो पैसा किसके लिए कमाऊंगा? जब हम निजी संपत्ति बनाते हैं तो निजी संपत्ति को क्या चाहते हैं? ट्रांसफर करना। लेकिन ट्रांसफर करने के लिए मुझे मेरे वारिस की पहचान होनी चाहिए। अब मेरे वारिस की पहचान होने के लिए एक स्त्री से मेरा विवाह करवाना पड़ेगा, जिससे उससे पैदा होने वाली संतान मेरी वारिस हो। अगर विवाह ना होता और स्त्री और पुरुष यौन संबंध बनाते तो किस स्त्री से किस खाना भी पकाना पड़ेगा, बच्चा भी पालना पड़ेगा, तो उसकी फैक्ट्री में श्रम करने की क्षमता कम हो जाएगी। पूंजीपति क्या चाहेगा? मजदूर ज्यादा श्रम करे। इसलिए क्या किया? इसलिए एक नियम बनाया सामंतवाद में, पितृसत्ता के आइडिया ने, कि स्त्रियां घर का काम करेंगी, बाहर नहीं आएंगी। अब जब स्त्रियों ने घर का काम संभाल लिया तो मजदूर घर के काम से फ्री हो गया, बच्चा पालने से, खाना पकाने से फ्री हो गया।
और जब बच्चा पालने खाना पकाने से फ्री हो गया तो सुबह 7 बजे उठ के मजदूरी पे निकल जाएगा और दिन भर हाथ तोड़ मेहनत करेगा। इससे सामंत को जिसके खेत में लगा है वो किसान, पूंजीपति जिसके फैक्ट्री में मजदूर लगा है उसको क्या हो रहा है? उसको ज्यादा श्रम मिल रहा है, उसका फायदा हो रहा है। अब बताओ स्त्री कब घर का काम करेगी मेरे? जब विवाह होगा। मैं किसी लड़की से कह दूं मेरे घर पे खाना पका दो, नहीं बनाएगी। शादी करूं पूरी जिंदगी बनाएगी। तो मार्क्स का इसलिए विवाह नाम की जो संस्था है वो भी इसी शोषण का एक टूल है। 2-3 बातों के लिए विवाह बनाया गया है। एक, विवाह होगा तो मजदूर का विवाह मजदूर से, स्वामी का विवाह स्वामी से, तो दोनों वर्गों को वारिस मिलते रहेंगे। मैं अगर पैसा कमाऊंगा तो क्या चाहूंगा? मेरे मरने के बाद मेरा वारिस मेरे पैसे को ले जाए, उसको संपत्ति ट्रांसफर हो। अगर मुझे पता चले मेरा कोई वारिस है नहीं तो पैसा किसके लिए कमाऊंगा? तो जब हम निजी संपत्ति बनाते हैं तो निजी संपत्ति को क्या चाहते हैं? ट्रांसफर करना। लेकिन ट्रांसफर करने के लिए मुझे मेरे वारिस की पहचान होनी चाहिए। अब मेरे वारिस की पहचान होने के लिए एक स्त्री से मेरा विवाह करवाना पड़ेगा जिससे उससे पैदा होने वाली संतान मेरी वारिस हो। अगर विवाह ना होता और स्त्री और पुरुष यौन संबंध बनाते तो किस स्त्री से किस और ये चुनाव लड़ते हैं 5,500 परिवार। मां चलिए आवाज आ रही है? वेलकम बैक। सुन पा रहे हो मेरी बात? कोऑर्डिनेटर महोदय तो नहीं आ पाए, मैं ही आ गया हूं दोबारा। कोऑर्डिनेटर महोदय बीच बीच में चले जाते होंगे आराम करने। ये कंप्यूटर ट्रबल दे रहा है। उन्होंने कहा कि मतलब मैंने समझा कि ठीक हो गया। तो अचानक कार्ल मार्क्स से जो पीड़ा की बात हम लोगों ने की थी, कंप्यूटर को लगा होगा कि इसको भी तो पीड़ा हो ही रही है और इसकी पीड़ा को कोई सुन नहीं रहा, इसलिए इसने अपना विरोध दर्ज कराया कि हमको भी पीड़ा हो रही है, दिन में 3-3 क्लास ले लेते हो हमारे ऊपर, इसलिए रहम खाओ। और इसने क्रांति कर दी। चलिए वापस आइए। अब अगर ये बात आपको समझ में आई तो क्या सीखा आपने? मार्क्स कहता है कि जब यही शोषण का चक्र चलाना होता है जिसमें एक वर्ग कहित है, तो इसी चक्र को चलाने के लिए वो कहता है धर्म, राज्य, विवाह, परिवार, ये सब क्या है? ये सब शोषण के उपकरण हैं, सब शोषण के साधन हैं। मार्क्स कहता है दुनिया में स्त्रियों की स्थिति तब तक ठीक नहीं होगी जब तक धर्म समाप्त नहीं होगा। शोषित आदमी की स्थिति तब तक ठीक नहीं होगी जब तक धर्म समाप्त नहीं होगा। उसका कहना है धर्म ने आपके ऊपर पर्दा डाल दिया है। आपका पुरुष शोषण कर रहा है, छेड़खानी कर रहा है, मोलेस्टेशन कर रहा है, रेप कर रहा है, अधिकार छीन के आपका बैठा है। अब उसी पुरुष के लिए आप करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, उसी पुरुष के लिए आप उसके कहने पर बुर्का और हिजाब पहन रही हैं। कार्ल मार्क्स के हिसाब से अगर स्त्रियों का इतना शोषण किया है पुरुषों ने, संपत्ति में स्त्रियों का अधिकार नहीं, पिताजी अपनी संपत्ति बेटे को दे देते हैं, राज्य में कानून बन गया है संपत्ति का स्त्रियों को मिलनी चाहिए, फिर भी स्त्रियों को नहीं मिल रही है। चिता में आग लगाने बेटा चला जाता है, बेटी नहीं जा पाती। मस्जिद में मौलवी साहब बैठे हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में सारे पुरुष भरे हुए हैं, मंदिर में पुरोहित बैठे हैं, उसमें भी स्त्रियां नहीं, शंकराचार्य स्त्रियां नहीं। और तो और भगवान भी जो अल्लाह खुदा और भगवान है हमारे, सब पुरुष हैं, सारे पावरफुल भगवान पुरुष हैं। तो कार्ल मार्क्स मानता है कि धर्म स्त्रियों के साथ नहीं है, और धर्म रहेगा तो स्त्रियों की बराबरी नहीं मिलेगी, स्त्रियों पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे धर्म से। क्योंकि इसी में सामंतों का, जिनसे पुरोहित पैसा पाते हैं, भाई पुरोहित को अगर पूजा सुनाएगा, वो कर्मकांड करेगा तो कौन पैसा देगा? मजदूर। उसके पास तो बुनियादी जरूरत पूरा करने के लिए पैसा नहीं, कौन देगा? सामंत, पूंजीपति। तो जो पुरोहित वर्ग है, उलेमा वर्ग है, पादरी वर्ग है, इसका हित समाज के शोषक वर्ग के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर ब्राह्मण पुरोहित होंगे, क्षत्रिय पुरोहित बन जाएं, तो अपने वर्ग के हित की सोचेंगे, शूद्र पुरोहित नहीं बनने देंगे, स्त्री को पुरोहित नहीं बनने देंगे। इसलिए मार्क्स का मानना है कि यह सब शोषण का स्रोत है। राज्य इतना बड़ा लोकतंत्र है, हम कहते हैं हमारे लोकतंत्र में 30%, 25% लोग गरीब हैं, लेकिन असल में फावड़ा चलाने वाला मजदूर, अगर 30% आबादी गरीबों की है देश में, 25% आबादी गरीबों की है, तो फावड़ा चलाने वाला मजदूर संसद में कितना पहुंचता है? संसद में मजदूरों के नाम पर भी जो राजनीति कर रहा हो, कार से चलता है, तो मजदूर कहां पहुंचा? एकदम खाटी जनजाति आदमी जो जंगल में रह रहा है, वो संसद कहां पहुंचता है? तो मार्क्स मानता है कि राज्य भी ये पूंजीपतियों, इलेक्शन लड़ने 10 करोड़ रुपया चाहिए, मैं मजदूर फावड़ा चलाता हूं, एक भोंपू बांध के अपनी साइकिल पे प्रचार करने निकलूंगा, कोई वोट नहीं देगा, खड़ी आदमी को क्या वोट देंगे? और मैं बड़ी बड़ी एसयूवी गाड़ियों से अपने साथ बाउंसर्स लेके टहलूंगा, लोग कहेंगे बड़ा नेता है, वोट देंगे। तो राजनीति में हमारे देश में है गरीब लोग ज्यादा, लेकिन ताकत सारी किसके पास है? एडीआर कहता है कि भारत में 545 जो लोकसभा की सीट है,
हर लोकसभा की सीट पर 10 परिवारों ने कब्जा कर रखा है। बारी बारी से यही परिवार अलग अलग पार्टियों से टिकट पाते हैं और यही चुनाव लड़ते हैं। 5,500 परिवारों ने भारत के पूरे लोकतंत्र पर कब्जा कर रखा है। कार्ल मार्क्स भी यही बात कहता है लोकतंत्र राज्यवाद सब फर्जी है। इस लिहाज से मार्क्स का मानना है कि आप जब तक सर्जरी नहीं करेंगे, आप मजदूर को पहले शोषण करके गरीब बना रहे हैं, किसान की हालत खराब कर रहे हैं, अब फिर उसको मनरेगा से कहें थोड़ा रोजगार ले लो, खाद्य सुरक्षा से खाना ले लो। जरूरत सर्जरी की है और तुम क्रोसिन खिला रहे हो। ऑपरेशन की जरूरत है, क्रोसिन खिला रहे हो, कुछ नहीं होगा। गरीब आदमी के बच्चे को ऐसे स्कूल में हिंदी मीडियम के भेज दोगे या सरकारी स्कूल में भेज दोगे जिसकी पढ़ाई का स्तर पब्लिक स्कूल या प्राइवेट स्कूल से बहुत नीचे होगा। अब गरीब आदमी खुश हो गया ऐसी बात में हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है। अरे वो बच्चा स्कूल से पढ़ के जब निकलेगा तो क्या शहरी बच्चों का मुकाबला कर पाएगा जो शहर में अंग्रेजी बोलने वाले गिट्टी वाले स्कूल पढ़ रहे हैं? तो मार्क्स कहेगा ये वर्ग का अंतर खत्म नहीं होगा। इसे क्या कहता है? कहता है अगर इस पूरे पीड़ा को खत्म करना है तो अन्याय खत्म करो, अन्याय खत्म करना है शोषण खत्म करो, शोषण खत्म करना है प्रभुत्व खत्म करो, प्रभुत्व खत्म करना है श्रेणीक्रम खत्म करो, श्रेणीक्रम खत्म करना है वर्ग खत्म करो, वर्ग खत्म करना है असमानता खत्म करो, असमानता खत्म करनी है पूंजी खत्म करो, निजी संपत्ति खत्म करो। जिस दिन तुम निजी संपत्ति खत्म कर दोगे, किसी की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, घर किसी प्राइवेट आदमी का नहीं होगा। मुझे जरूरत है मैं किसी शहर में काम करने का, घर लॉट हो जाएगा हमको, घर पूरे समाज का होगा। मैं जब तक को काम होगा वहां रहूंगा, पढ़ने गया हूं तो पढ़ूंगा, 2 कमरे मुझे मिल गए, उस शहर से मैं बाहर निकला दूसरी जगह गया, वो घर किसी और को लॉट हो जाएगा। तुमको चीजें मिलेंगी, संपत्ति नहीं रख सकोगे, सारे संसाधन पूरे समाज के होंगे। क्या कहता है? निजी संपत्ति खत्म कर दो, निजी संपत्ति खत्म करोगे असमानता खत्म होगी, असमानता खत्म होगी वर्ग खत्म होगा, वर्ग खत्म होगा वर्ग संघर्ष खत्म होगा, वर्ग संघर्ष खत्म होगा श्रेणीक्रम खत्म होगा, श्रेणीक्रम खत्म होगा प्रभुत्व खत्म होगा, प्रभुत्व खत्म होगा शोषण खत्म होगा, शोषण खत्म होगा अन्याय खत्म होगा, अन्याय खत्म होगा पीड़ा खत्म होगी। तो कार्ल मार्क्स मानता है पूरी दुनिया से पीड़ा खत्म करने के लिए हमको एक नई दुनिया गढ़नी पड़ेगी। उसकी इसी बात से कुछ लोग इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने 1919 में लेनिन की अगुवाई में क्रांति कर दी, जिसको तुम बोल्शेविक क्रांति कहते हो, रूस की क्रांति कहते हो। और एक समय दुनिया में लैटिन अमेरिका में क्रांतियां हुई, पूर्वी यूरोप लाल हो गया, इधर कंबोडिया वियतनाम चीन सब लाल हो गया। लाल मतलब मार्क्सवाद। पूरी दुनिया की आधे से ज्यादा आबादी के प्रभाव क्षेत्र में ये मार्क्सवाद फैल गया था एक समय। जो लोग मानते थे कि हम राज्य को तोड़ देंगे, धर्म को खत्म करेंगे, मजदूरों की दुनिया बनाएंगे, कैसी दुनिया बनाएंगे जहां प्रॉपर्टी रखने का अधिकार किसी के पास नहीं होगा, निजी संपत्ति नहीं होगी। जब निजी संपत्ति नहीं होगी तो मार्क्स मानता था कि बड़ी बड़ी सारी लाभ आ जाएंगे दुनिया में। जब मुझे पता चल जाएगा पैसा रख ही नहीं सकता हूं तो मेरा वारिस में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, मेरे पास पैसा ही नहीं तो वारिस बना के क्या करूंगा, कुछ दे ही नहीं पाऊंगा उसको। मार्क्स कहता था वारिस बनाने का विवाह हुआ का चक्कर खत्म हो जाएगा। जब मेरे पास निजी संपत्ति होगी तो मैं किसी का शोषण की बात नहीं करूंगा, पैसा रख ही नहीं सकता, पूंजी बना ही नहीं सकता अपने लिए, शोषण की बात नहीं करूंगा, शोषण खत्म हो जाएगा। और कहता है जब आप पैसा रख नहीं सकते तो आप आईएएस बनने के लिए क्यों जाएंगे? आप चाहे टीचिंग करेंगे, चाहे कविता लिखेंगे, चाहे वैज्ञानिक बनेंगे, सब में इस नई मार्क्सवादी दुनिया में संपत्ति नहीं मिलेगी आपके पास, आपकी सिर्फ जरूरतें पूरी की जाएंगी। तो जब वैज्ञानिक बनने में मेरी जरूरत पूरी होगी, टीचर बनने में मेरी जरूरत पूरी होगी, कविता लिखने पर मेरी जरूरत पूरी होगी, तो मैं वो काम करूंगा जिसमें मेरी रुचि है। अभी अभी भारत में 20 लाख 15 लाख लोग आईएएस की तैयारी करने आ गए, चाहे रुचि हो चाहे ना हो। क्यों आ गए? क्योंकि पैसा है, आईएएस बन जाएंगे, पैसा कमाएंगे। मार्क्स कहता है दुनिया में अभी सब लोग संपत्ति के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए हमारी दुनिया में आदमी वो काम नहीं कर रहा जिसमें उसका इंटरेस्ट है। उसका इंटरेस्ट खेलने में, खेलना छोड़ के यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। उसका इंटरेस्ट साहित्य में, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। विज्ञान में उसका इंटरेस्ट आईआईटी पढ़ के गया था, इंजीनियरिंग करना चाहिए था, यूपीएससी में चला रहा है क्योंकि पैसा है। मार्क्स कहता है जिस दिन दुनिया से पैसा रुपया खत्म कर देंगे, पूंजी खत्म कर देंगे, उस दिन लोग वही काम करेंगे जिसमें उनकी रुचि है। इसलिए हमारी दुनिया में विसर्गता आएगी, नवाचार आएगा। जब रुचि के आधार पर लोग अपने अपने काम को चुनेंगे, पैसा कमाने के लिए नहीं, तो कामों की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। ये कार्ल मार्क्स का जो आइडिया है वो क्या मानता है कि दुनिया से पीड़ा खत्म करने के लिए हमको असमानता खत्म करनी पड़ेगी, और असमानता खत्म करने के लिए वर्ग खत्म करने पड़ेंगे, और वर्ग बन रहा है पूंजी के चक्कर में, संपत्ति के चक्कर में। इसलिए संपत्ति खत्म कर दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ये जो पूरा आइडिया इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे सिद्धांत हैं, इसको अगर विस्तार से पढ़ेंगे इसी को कहेंगे मार्क्सवादी नैतिकता। तो अलग अलग नीति शास्त्रियों ने क्या किया एथिक्स में, उन्होंने पीड़ा के स्रोत का पता लगाने की कोशिश की। आज भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं उसी आइडियोलॉजी को मानती है। तुमने बहुत सारे स्टूडेंट यूनियंस का नाम सुना होगा, एसएफआई, आइसा, जैसे जेएनयू में हमेशा आइसा चुनाव जीतती है। मार्क्सवादी विचारधारा की पार्टी तो यही मानती है कि निजी संपत्ति ठीक नहीं है, पूंजीपतियों का विरोध करते हैं मार्क्सवादी, पूंजीवाद का विरोध करते हैं वो। तो आप जब पाएंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग इस तरह की बात मानते हैं, वो मार्क्सवादी एथिक्स को मानते हैं, नक्सलवादी नहीं मानते कि पहले हम दुनिया को तोड़ेंगे, राज्य तोड़ेंगे, धर्म खत्म करेंगे, राज्य पर कब्जा करेंगे, और फिर दुनिया को बदलेंगे, एक नई दुनिया बनाएंगे जिसमें संपत्ति किसी के पास नहीं होगी। सारे लोग सर इसमें लोग अपनी क्षमताओं का विकास नहीं कर पाएंगे। चांदनी, इसी में तो लोग अपनी क्षमता का विकास कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कोई आदमी वही काम करेगा जिस काम में उसकी रुचि होगी। अभी आईएएस बनने के लिए कितने लोग आए, कौन से लोग आए हैं? सबकी रुचि नहीं आईएएस बनने में, सबकी रुचि सेवा करने में, सिविल सेवा है ये। लोग इसलिए आ रहे क्योंकि यहाँ पैसा है। मार्क्स की दुनिया में आप कोई काम क्यों करेंगे? क्योंकि उसमें रुचि है। तो जब रुचि के अनुसार काम करेंगे तो काम की गुणवत्ता बढ़ जाएगी, तो लोग अपनी क्षमता का विकास करेंगे, क्योंकि काम दबाव में नहीं कर रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग आप में से पढ़ाई दबाव में कर रहे हैं, एथिक्स पढ़ने में मन नहीं लग रहा, फिर भी पढ़ना पड़ा क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करने आए। मार्क्सवादी दुनिया में आप जो कुछ करेंगे मन से करेंगे, क्योंकि किसी काम में आप संपत्ति नहीं बना पाएंगे। इसलिए मार्क्स मानता है कि हमारी दुनिया जो आज की है उसमें रुचियों के बगैर लोग काम कर रहे हैं। लोग काम पावर के लिए, पैसे के लिए, प्रभुत्व के लिए कर रहे हैं। सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं क्योंकि वहां पावर मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा। मार्क्स की दुनिया में पावर पैसा नहीं होगा। खैर, तो ये जो एक बात मैंने समझाई तुमको, इसमें नवाचार बहुत होगा अगर मेरी रुचि पढ़ाने में होगी। आज देखो भारत में सरकारी स्कूलों में जो टीचर जाते हैं उनकी सैलरी 50,000 है। बहुत सैलरी देती सरकार प्राइमरी स्कूल में, फिर भी शिक्षा की गुणवत्ता बड़ी खराब है। क्यों? कंपटीशन से जा रहा बच्चा। आईएएस की तैयारी करने वाला प्राइमरी स्कूल का मास्टर भी बन रहा है। आईएएस की तैयारी शुरू करता है, जब आईएएस नहीं होता पीसीएस देता, पीसीएस नहीं होता तो पटवारी का एग्जाम देता, वो भी नहीं होता तो टीचर बन जाता है। आईएएस की तैयारी किया हुआ बच्चा टीचिंग कर रहा है प्राइमरी स्कूल में। इससे तुम्हारे प्राइमरी स्कूल में जितने काबिल टीचर पढ़ाएं तो प्राइमरी स्कूल का स्तर बढ़ जाना चाहिए। नहीं बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि जो वहां प्राइमरी में पढ़ाने वाले टीचर हैं 50,000 सैलरी मिल रही, आईएएस की तैयारी करके गए हैं, लेकिन उनका मन नहीं लगता पढ़ाने में।
उनमें तो कुंठा है कि हमारे नहीं बन पाए। वो वहां गए प्राइमरी स्कूल में, वहां भी जाकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। नवाचार कौन करेगा? नवाचार वो करेगा जो रुचि से कर रहा है। मैडम क्यूरी पैसा कमाने के लिए रेडियोएक्टिविटी खोजी थी क्या? दुनिया में जितने बड़े बड़े आविष्कार हुए, आइंस्टीन ने जो किया, न्यूटन ने जो किया, किसी ने पैसा कमाया क्या? नहीं। और जब आप पैसा कमाने के लिए जाते हैं तो आप सिर्फ नौकरी करते हैं, नवाचार नहीं करते। मार्क्स का मानना है नवाचार तो तभी होगा जब व्यक्ति मन से काम करेगा, रुचि से काम करेगा। और पैसे ने हमारी रुचियों को खत्म कर दिया है। हम इंजीनियरिंग करके, आईआईटी करके भी आईएएस बनना चाहते हैं, मेडिकल साइंस करके भी आईएएस बनना चाहते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा पैसा है। तो इसलिए ये मार्क्स का एक आइडिया है। इसमें क्या सीखा हमने कि एथिक्स एक साइंस के तौर पर, समझाया तुमको, जो बात समझने की कोशिश करो, मोटी बात समझो। एथिक्स एक साइंस के तौर पर क्या करता है? दो काम करता है। क्या? हमारी दुनिया में पीड़ा आई कहां से, शोषण आया कहां से, अन्याय आया कहां से, उसके मूल कारण का पता लगाने की कोशिश करता है। जैसे मार्क्स ने बताया कि शोषण, अन्याय, पीड़ा, प्रभुत्व, ये जितनी अनैतिक चीजें, इसके नीचे जितनी चीज लिखी सब अनैतिक है। जितनी अनैतिक चीजें तुमको दुनिया मिल रही हैं, चाहे पुरुष स्त्रियों का शोषण कर रहे हैं, चाहे पूंजीपति मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, मार्क्स कहेंगे सारे पीड़ा, शोषण, प्रभुत्व, अन्याय का कारण क्या है? निजी संपत्ति है। जब तक ये रहेगी तब तक दुनिया से शोषण खत्म नहीं होगा। इसलिए एक डॉक्टर की तरह, जैसे डॉक्टर डायग्नोसिस करता है स्कैन करके, एमआरआई करके, अल्ट्रासाउंड से, ब्लड टेस्ट से, वैसे मार्क्स ने भी एक आइडिया से इस बात को समझाया। और इसका आइडिया इतना पावरफुल है कि आज तुम जब इतिहास पढ़ते हो, रोमिला थापर को पढ़ोगे, डीएन झा को पढ़ोगे, बड़े बड़े इतिहासकार, इरफान हबीब को पढ़ोगे, सब मार्क्सवादी हैं, सब इसी नजरिए से इतिहास लिखते हैं। बड़े बड़े हिस्टोरियन मार्क्सवादी, दुनिया में सबसे ज्यादा हिस्ट्री में मार्क्सवाद का इस्तेमाल होता है। तो ऐसा नहीं कि कोई कल्पना वाली बात है, इससे इतिहास तुम्हारा सारा गढ़ा गया है, इसी से इतिहास के दृष्टिकोण बने हैं। पॉलिटिकल साइंस में इसका बहुत इंफ्लुएंस है। तो मार्क्स ने दुनिया को बहुत प्रभावित किया है। बहरहाल, तो ये हमने सीखा कि कैसे नैतिकता एक साइंस के रूप में क्या करने की कोशिश करती है, पीड़ा के स्रोत का पता लगाती है, और पीड़ा के स्रोत का पता लगाकर उसको दूर करने की कोशिश करती है। आपके साथी लिखा, सर तो हमने तो 5वीं क्लास में सोच लिया था। बेटा आपने 5वीं क्लास में भी इसीलिए सोचा था क्योंकि आपने आईएएस के पास पावर देखा था, उसकी गाड़ी की बत्ती देखी थी, उसके आगे पीछे सिपाही भागते देखे थे, इसलिए आपने सोचा था। मार्क्स की दुनिया में किसी के साथ सिपाही नहीं भागेंगे, किसी को बत्ती वाली गाड़ी नहीं मिलेगी, सब बराबर होंगे। आईएएस भी उसी बस से ट्रैवल करेगा जिससे आम आदमी करेगा, वो भी दफ्तर में वैसे जाएगा, अगर होगा दफ्तर उसका। मार्क्स में तो राज्य होगा नहीं, लेकिन मान लो होगा, कोई काम करेंगे आप तो ट्रांसपोर्ट जो होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा, उसी में ट्रैवल करेंगे, आपको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तो आप कक्षा 5 में अगर मार्क्सवादी दुनिया मान ली बन जाए और उसमें कक्षा 5 में आप पढ़ेंगे और देखेंगे आईएएस भी आपके बगल सीट में बैठा हुआ है, वो भी कंडक्टर से किसी स्टॉप पर रुकने के लिए बोल के उतर रहा है, टिकट तो होगा नहीं। मार्क्स की दुनिया में सारी जो संपत्ति होगी सरकार के पास है, समाज के पास है, उसी से सबको, तो आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा बस में चलने के लिए। आप किसी स्टोर में जाएंगे, अपना कार्ड दिखाएंगे, शर्ट पहन के निकल आएंगे जो आपके नाप की होगी, जितनी जरूरत होगी आपको। मान लीजिए साल में 5 शर्ट का कोटा अलॉट होगा, 5 शर्ट आप ले लीजिए, आईएएस भी वही ले पाएगा, आप भी वही ले पाएंगे। तो कक्षा 5 में आपका आईएएस बनने का भूत उतर जाएगा। आईएएस बनने का हमारे दिमाग में जो आइडिया आया, इसलिए आया क्योंकि हमने उसको पावर एंजॉय करते देखा है, उसके कहने से तुरंत काम हो जाता है। तो जब आप काम क्या करना चाहते हैं, आईएएस से काम करवाना चाहते हैं, किसी के साथ अन्याय हुआ उसको दूर कर दीजिए। मार्क्स की दुनिया में अन्याय होगा ही नहीं, तो आईएएस का पावर ही खत्म है। इसलिए मार्क्स की दुनिया में ये सारा जो आपका आइडिया आईएएस बनना चाहते हो बदल जाएगा। तब आप बचपन से पावर और रिस्पेक्ट के पीछे नहीं, जो आपका इसेंस है, आपके अंदर जो चीज है उसको हासिल करने की कोशिश करेंगे। खैर, ऐसे ही अब इतना विस्तार में तो नहीं, लेकिन भारतीय संदर्भ में जाओगे तो भारत में एक बड़े व्यक्ति का नाम आप जानते हैं, इनका भी बिल्कुल यही आइडिया। क्या नाम है इनका? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध भी वर्णनात्मक विज्ञानी नहीं है, दुनिया का वर्णन नहीं किया इन्होंने। इन्होंने अच्छी दुनिया कैसे बनेगी, अच्छा इंसान कैसे बनेगा, हमको कैसा जीवन जीना चाहिए, इसी तरह के सवालों का जवाब दिया। जैसे गौतम बुद्ध भी एक मानकीय विज्ञानी है। इसने फिर से लिखा सवाल कि जब मेहनत किए बिना सब कुछ मिल जाएगा तो क्यों काम करेंगे? नहीं, मेहनत किए बिना नहीं मिलेगा, रुचि के अनुसार काम करना पड़ेगा, कोई ना कोई काम आपको चुनना पड़ेगा और आपको जरूरत के अनुसार चीजें मिलेगी। मार्क्स की दुनिया जब बनेगी तो दो चरणों में बनेगी, एक समाजवाद आएगा, एक साम्यवाद आएगा। समाजवाद में राज्य आपसे जो कहेगा आपको काम करना पड़ेगा, राज्य कहेगा झाड़ू लगाना पड़ेगा, काम का अंतर खत्म कर देगा, राज्य छोटे बड़े काम का अंतर खत्म कर देगा। आप बहुत बड़े पूंजीपति हैं, आप इथिक्स पढ़ाते थे, राज्य कहेगा चलो सड़क बनाओ, फावड़ा को लेकर चलो, तो मजदूर और इथिक्स के टीचर दोनों को जाना पड़ सकता है, काम में कोई छोटा होगा ना बड़ा होगा। समाजवाद में, समाजवाद के बाद जब साम्यवाद आ जाएगा उसमें आपसे कहा जाएगा कि अपनी रुचि का काम चुन लीजिए, काम करना पड़ेगा। और मेहनत लोग खूब करते हैं भाई, जिसमें हमारा मन लगता है उसमें खूब मेहनत करते हैं। मैंने कहा ना कि एडिसन को किसी ने बल्ब बनाने की पैसा थोड़ी दिया था, मैडम क्यूरी को रेडियोएक्टिविटी खोजने के लिए पैसा थोड़ी दिया था। अरे ये जो तुम तमाम आविष्कार से आज तुम लाभ उठा रहे हो, इनके आविष्कारकों ने आविष्कार किया हो तो गरीबी मर गए, फिर काम क्यों किया उन्होंने? उनकी रुचि थी। 90% साइंटिस्ट जो बड़े बड़े थे उन्होंने रुचि से काम किया। सुकरात ने अपना जब दर्शन दिया और जहर पी के मर गया तो क्यों मेहनत की इतनी दर्शन देने में? उसकी रुचि थी। कौन जहर पीता है? स्वतंत्रता आंदोलन में हजारों लोग कूद पड़े, पैसा दे रहे थे क्या? नहीं। तो मानो रुचि से भी अपने काम चुनता है, बस उसको ये दिखाई दे कि उस दुनिया में सब लोग रुचि के अनुसार काम कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि एक आदमी पैसा कमा रहा है, दूसरे से आपका रुचि के अनुसार काम कीजिए, तब नहीं करेगा। आप सबके साथ समान बर्ताव करेंगे तो लोग करेंगे। अब आइए, ये जो गौतम बुद्ध साहब है ना, ये बुद्ध नहीं बने थे शुरू में, ये पहले थे सिद्धार्थ और बाद में बन गए बुद्ध। सिद्धार्थ नाम के व्यक्ति के तौर पर इनके पास थे प्रश्न। क्या थे इनके पास? 4 सवाल, 4 प्रश्न। अब बुद्ध के तौर पर इनके पास आ गए 4 उत्तर, जिसको तुमने सुना होगा, कहते हैं 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य। सिद्धार्थ के पास सवाल है और तुम्हारे सवाल का देखो जवाब यही मिल गया। तुम कह रहे हो पैसा नहीं कमाएंगे तो रुचि क्यों रहेगी, काम क्यों करेंगे? तो सिद्धार्थ के पास तो बहुत पैसा था, तो राजकुमार था, क्यों छोड़ दिया जिंदगी? बुद्ध बनने में ज्यादा पैसा मिल रहा था क्या कि राजकुमार रहने पर ज्यादा सुविधा थी?
तो अगर तुम्हारी बात सही मान ली जाए तो फिर तो सारे इंसान दुनिया के काम ही तभी करेंगे पैसा मिलेगा, तो बुद्ध बनना ही नहीं चाहिए था। तो देखो इस बुद्ध के दिमाग में क्या सवाल आया। बुद्ध भी एक नैतिक विचारक है, इसी से अंबेडकर प्रभावित है, और अंबेडकर ने कितना फायदा पहुंचाया इसको बताने की जरूरत नहीं है। भारत को अंबेडकर ने कितना फायदा पहुंचाया, अनुसूचित जातियों को कितना फायदा पहुंचाया इसको बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात समझ लो, ये भी कई लोग ये मानते हैं कि अंबेडकर ने फायदा पहुंचाया सिर्फ दलितों को, अनुसूचित जातियों को। उन लोगों की समझ सही नहीं है। मैं तुमको एक तर्क देता हूं, समझना उससे, फिर आते हैं बुद्ध पर वापस। मान लो भारत में अंबेडकर ना आए होते तो वर्ण व्यवस्था बनी रहती, वर्ण व्यवस्था बनी रहती, जाति भेदभाव बना रहता, छुआछूत बना रहता, कोई दलितों को जागरूक न करता, उनका शोषण होता रहता। और आप आ जाते 2020 में, 2019 में, 2000 में, आजादी मिल जाती लेकिन दलितों का वैसे शोषण होता रहता। तो बताइए, जब हमारे देश में आदिवासियों का शोषण हुआ तो उन्होंने नक्सलवाद की तरफ रुख कर लिया, हथियार उठा लिया। और जब 4-5% आदिवासियों ने हथियार उठाया, नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी, नागालैंड मिजोरम के आदिवासी नक्सलवादी नहीं बने, केवल झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के बने। जब केवल 2-4% आदिवासियों ने हथियार उठाया तो आपका राज्य 30 साल से लड़ रहा है, अभी नक्सलवाद का पूरी तरह खात्मा नहीं हुआ, हजारों सैनिक आपके मारे जा चुके हैं। जरा सोचिए कि अगर अंबेडकर नहीं आए होते, अब भारत के दलित भी हथियार उठा लेते, तो उनको भी समानता मिली होती। तो भाई दलित को आईएएस बना दिया आपने, टीचर बना दिया, नेता बना दिया, विधानसभा भेज दिया, लोकसभा भेज दिया, तो उसको राज्य ने लाभ देना शुरू कर दिया, राज्य ने लाभ देना शुरू कर दिया तो मुख्य धारा में शामिल हो गया। लेकिन अंबेडकर नहीं होते, दलित राजनीति में नहीं जाते, आईएएस नहीं बनते, पत्रकार नहीं बनते, लेखक नहीं बनते, शिक्षक नहीं बनते, हाशिए पर पड़े होते, हाशिए पर पड़े होते तो नक्सलवाद के साथ हाथ मिला लेते, नक्सलवाद के साथ हाथ मिला लेते तो जो हिंसा अभी जंगल में हो रही है, दंतेवाड़ा के, जगदलपुर के, दंडकारण्य में, उड़ीसा में, वो हिंसा हमारे गांव-गांव में हो रही होती, क्योंकि जनजातियां तो जंगल में थी, अनुसूचित जातियां पूरे शहर और गांव सब जगह थी। ये हथियार उठाते किस पर अटैक करती? उच्च जातियों पर, ब्राह्मणों पर, क्षत्रियों पर। जैसे नक्सलवाद जब आया तो उसने बंगाल में जमींदारों पर अटैक किया। जरा बताइए 17% आबादी अगर हथियार उठा लेती तो भाई कोई पुलिस और सेना उसका मुकाबला कर पाती? कोई नहीं कर पाता। और कौन मरता? उच्च जातियां। तो अंबेडकर ने सबसे ज्यादा फायदा किसका पहुंचाया? उच्च जातियों का। क्या किया? उनको हिंसा से बचा दिया, अनुसूचित जातियों को हथियार उठाने की तरफ नहीं जाने दिया, क्योंकि उनकी जो मांग थी लोकतंत्र से पूरी होने लगी, समाज सुधार से पूरी हो गई, मुख्य धारा में आ गए, उनमें गुस्सा पैदा नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप आपके राज्य की एकता अखंडता बची रह गई, राज्य में हिंसा की मात्रा कम हो गई। इसलिए अंबेडकर का जितना लाभ अनुसूचित जातियों को है उतना ही लाभ उच्च जातियों को भी है। उच्च जातियां जो सुकून से रह रही हैं उसलिए रह पा रही हैं क्योंकि निम्न जातियां उनके साथ चुनाव लड़ रही हैं, उन्हीं की पार्टी में रहकर उनके साथ चुनाव लड़ रही हैं, उनके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हैं, इसलिए वो हिंसा करने नहीं गए। तो ये मत समझना कि कोई महापुरुष है तो उसका फायदा जैसे तुमने सुन रखा उसी वर्ग को है। भारत की एकता अखंडता में अंबेडकर का बड़ा योगदान है, समझ आई? और अंबेडकर किससे प्रभावित होते हैं? बुद्ध से। बुद्ध क्या एक नैतिक विचारक है, और नीति शास्त्र का एक मायने क्या है, क्या बताया? पीड़ा का पता लगाना, पीड़ा को दूर करना। बुद्ध ने क्या किया नैतिक विचारक होकर? पीड़ा का पता लगाया, पीड़ा को दूर किया। जो मॉडल पीड़ा को पता लगाने, पीड़ा को दूर करने का बुद्ध ने चुना, वही मॉडल आगे चल के अंबेडकर ने चुना। बुद्ध ने क्या पता लगाया? कार्ल मार्क्स ने तो कहा निजी संपत्ति है समस्या का कारण। बुद्ध ने क्या कहा? जब बौद्ध नैतिकता पर हो गए तो ये सिद्धार्थ नाम का आदमी क्या ढूंढने निकला था? ढूंढने निकला था पीड़ा का स्रोत, पीड़ा का कारण। ध्यान रखना, इसकी जिंदगी में पीड़ा नहीं थी तो राजकुमार था, राजकुमार था, इसका एक बेटा है, पत्नी है, सारे सुख सुविधाओं के साथ रह रहा था, इसको कोई पीड़ा नहीं थी। लेकिन मानवों की पीड़ा से प्रभावित हुआ, और मानवों की पीड़ा से प्रभावित हुआ तो इसने समझा कि मुझे पता लगाना चाहिए कि इंसान की जिंदगी में पीड़ा आती कहां से है, कौन है सिद्धार्थ? सवाल इसके पास आ गया। तुमने पढ़ा होगा बुद्ध में, बुद्ध क्या खोजने निकले थे? दुख का कारण। दुख है क्या? दुख है तो उसका कारण क्या है? दुख का कारण है तो क्या उस दुख को हटाया जा सकता है? और दुख हटाया जा सकता है तो क्या उसका कोई रास्ता है? 4 सवाल सिद्धार्थ के दिमाग में थे। इन सवालों को लेकर बहुत भटका सिद्धार्थ, राजपाट छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दिया, बच्चा छोड़ दिया, 4 सवाल का जवाब ढूंढता रहा। बताया था शुरू में, इथिक्स पैदा हुआ है संतोष से। अगर संतुष्ट हैं आप तो इथिक्स की तरफ नहीं जाएंगे। असंतुष्ट आदमियों ने इथिक्स ढूंढा है क्योंकि वो वर्तमान से संतुष्ट नहीं हुए। सिद्धार्थ वर्तमान से संतुष्ट नहीं हुआ कि मैं आज राजकुमार हूं तो काम चल जाएगा। उसने देखा पूरी मानव जाति पीड़ा में ग्रस्त है, पता करने की कोशिश की पीड़ा क्यों है। उसने पता लगाया कि पीड़ा का कारण क्या है। क्या ढूंढा? पीड़ा का, दुख का कारण क्या है? पता लगाया कि दुख का कारण क्या है? अज्ञान, इग्नोरेंस। एक सिद्धांत है, इसके बारे में अभी बात नहीं करूंगा, प्रतीत समुत्पाद का नियम। इसमें 12 कड़ियां हैं। उसमें अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम, रूप, शरायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, भव, जाति, जरा, मरण, उपादान, ऐसे बहुत सारे कारक हैं। उनमें शुरुआत होती है अज्ञान से। सिद्धार्थ ने सवाल उठाया कि पीड़ा का स्रोत क्या है, और उसको जवाब नहीं मिल रहा था। बहुत तलाशा। एक दिन कहते हैं कि बोध गया नाम की जगह पर, जिसको गया कहते थे, बाद में बोध गया कहने लगे, उस जगह पर सिद्धार्थ को 4 सवालों के जवाब मिल गए। जब जवाब मिल गए तो बन गया ज्ञानी। ज्ञानी को भारत में कहते हैं जिसको बोध हो जाए। इसी बौद्ध से बना बुद्ध, इसलिए कहलाया दर्शन बौद्धों का। बौद्ध मतलब जो ज्ञानी लोग हैं। क्या पता लगा लिया इसने? बुद्ध बनने पर इसके पास उत्तर आ गए। क्या पता लगा इसको? कि पीड़ा का कारण क्या है? अज्ञान है। अब यहां मत लिखो पीड़ा का कारण, वहां लिखो, यहां ढूंढने निकला था पीड़ा का कारण क्या है। यहां पता लगा लिया पीड़ा का कारण अज्ञान है। क्या पता लगाया बुद्ध ने? बुद्ध ने पता लगाया कि पीड़ा अज्ञान से पैदा हो रही है। कैसा अज्ञान? जैसे मान लो हमने स्त्रियों को जिंदा जलाया भारत में सती प्रथा के नाम पर,
जो सती प्रथा हमने फैलाई समाज में, उससे जो स्त्रियां जल गईं, उनको पीड़ा हुई ना? हुई पीड़ा? क्या सती प्रथा सही चीज थी? नहीं। फिर क्यों चलाई हमने? कल्चर के नाम पर, कि हम भारतीयों की संस्कृति है सती प्रथा, चलाया ना कल्चर के नाम पे। तो कल्चर था कि अंधविश्वास था हमारा? अंधविश्वास था, रूढ़ी थी। लेकिन जब हम स्त्रियों को जला रहे थे सती प्रथा के नाम पर, तो हमको पता था क्या कि रूढ़ी है? नहीं, तो हम समझते थे हमारा धर्म है, संस्कृति है। उस अज्ञान ने, उस अंधविश्वास ने हजारों स्त्रियों को जिंदा जला दिया। क्या पैदा हुई उन स्त्रियों की जिंदगी में? पीड़ा। क्या कह रहे हैं बुद्ध? मानव की दुनिया में सारी पीड़ा का स्रोत मनुष्य का अज्ञान है। हमने जाति प्रथा बनाई, कह दिया एक आदमी ब्राह्मण है, एक आदमी शूद्र है। सही बात है क्या ये? अगर ब्राह्मण शूद्र पैदा होते दुनिया बाकी जगह पैदा होते। अमेरिका में तो नहीं ब्राह्मण शूद्र, नीदरलैंड में नहीं है, स्वीडन में नहीं है, भारत में कैसे हो गए? अज्ञान, हमारा अज्ञान है ये। सती प्रथा को हमने खत्म कर दिया। 100 साल 50 साल बाद हम ये भी समझ जाएंगे कि सती प्रथा की तरह वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा भी फर्जी है, अज्ञान है। लेकिन जब तक हम ये नहीं समझेंगे, तब तक इस अज्ञान के कारण हम क्या कर रहे हैं? कुछ जातियों को निम्न मान के उनका शोषण कर रहे हैं। तो गौतम बुद्ध नाम के इस व्यक्ति ने जो सिद्धार्थ से बुद्ध बना, ज्ञान मिलने पर उसको, बोध मिलने पर बुद्ध बन गया, उसने क्या डिक्लेयर किया? कि मनुष्य की सारी पीड़ा का कारण उसका अज्ञान है। उसने ढेर सारे अपने मनोविज्ञान में ऐसे कल्पनामूलक चीजों को गढ़ रखा है, उन्हीं से समाज इतना बना लिया है, उसी संस्कृति गढ़ ली है, और उसी अज्ञान के कारण ये पूरी दुनिया में क्या फैला रहा है? पीड़ा फैला रहा है। जैसे जब मुझे ज्ञान होगा कि सती प्रथा गलत है, तो क्या पाएंगे आप? सती प्रथा खत्म हो जाएगी। सती प्रथा खत्म होगी, सती प्रथा से पैदा होने वाली पीड़ा भी खत्म हो जाएगी। जिस दिन मुझे ज्ञान हो जाएगा, समझ बन जाएगी, जाति प्रथा खत्म है, जाति प्रथा अज्ञान है, उस दिन जाति प्रथा को छोड़ दूंगा, जाति प्रथा को छोड़ देगा सारे भारतीय, तो जाति के कारण पैदा होने वाली पीड़ा खत्म हो जाएगी। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि सारी मनुष्य की पीड़ा का स्रोत उसका अज्ञान है। फिर क्या किया? ये तो डायग्नोसिस हो गई, डॉक्टर की तरह डायग्नोसिस कर ली। फिर क्या किया? बताया कि इस अज्ञान को दूर कैसे करोगे। इसके लिए एक मार्ग सुझाया जिसका नाम है आस्तांगिक मार्ग। यही अज्ञान खत्म कैसे होगा? इसी अज्ञान का अंत होगा किससे? इसका अंत होगा आस्तांगिक मार्ग से, और यही आस्तांगिक मार्ग है बौद्ध नैतिकता। यही आस्तांगिक मार्ग है बौद्ध नैतिकता। इस लिहाज से बुद्ध क्या मानते हैं? दुनिया से जैसे जैसे मानव का ज्ञान हम खत्म करते जाएंगे, दुनिया से पीड़ा खत्म होती जाएगी। अज्ञानी मनुष्य दुनिया में पीड़ा पैदा कर रहे हैं, अज्ञान का नाश करते तो पीड़ा खत्म हो जाएगी। यहां बुद्ध में ज्ञान का मतलब ये किताब वाला ज्ञान नहीं है। हम सिर्फ ये पढ़ा देंगे सती प्रथा गलत है तो सती प्रथा थोड़ी खत्म हो जाएगी। मैं बता दूंगा जाति प्रथा गलत है, जाति थोड़ी छोड़ दोगे। मैं धर्म की 10 कमियां बता दूंगा, धर्म थोड़ी छोड़ दोगे। बुद्ध मानते थे कि अज्ञान जो हमारे भीतर घुस गया है, ये मतलब रोजगार वाली पढ़ाई से ज्ञान वाला मामला मत समझना इसको। इस अज्ञान को खत्म करने के लिए तुमको अपने मनोविज्ञान की सफाई करनी पड़ेगी। उसके लिए उन्होंने तरीका बताया आस्तांगिक मार्ग। यही आस्तांगिक मार्ग जिसका प्रयोग करके हम दुनिया की पीड़ा खत्म करेंगे। क्या पैदा करेंगे? आनंद। क्या करेंगे? पीड़ा खत्म हो जाएगी तो आनंद। यही बुद्ध की नैतिकता है। तो पश्चिम में कार्ल मार्क्स भी दुनिया से पीड़ा खत्म करना चाह रहा है और उसके लिए साम्यवाद ले आ रहा है, निजी संपत्ति को खत्म कर रहा है। वही पीड़ा भारत में 2500 साल पहले बुद्ध खत्म करने की कोशिश कर रहे थे और कहते थे अज्ञान से पीड़ा रही, इसलिए अज्ञान खत्म करने के लिए आस्तांगिक मार्ग का इस्तेमाल अगर हम करें तो पीड़ा मनुष्य की क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। इसका मतलब नीति शास्त्र एक विज्ञान के तौर पर कितने नैतिक विचारक पढ़ोगे, चाहे विवेकानंद हो, चाहे अंबेडकर हो, चाहे राजा राम मोहन राय हो, इनमें से ज्यादातर नैतिक विचारक, जिनको नैतिक विचारक तुम कहते हो, नीति शास्त्री कहते हो, वो ज्यादातर नैतिक विचारक पीड़ा के कारण और पीड़ा को दूर करने के उपाय का मॉडल देते हैं। इसलिए एथिक्स एक साइंस के तौर पर क्या है? दुनिया में मौजूद पीड़ा को खत्म कैसे किया जा सकता है, उसके अलग अलग मॉडल का विज्ञान है। जब मैं मार्क्सवाद पढ़ूंगा तो मेरे दिमाग में एक मॉडल बनेगा कि दुनिया में शोषण को खत्म करने का एक तरीका ये भी है। गांधीवाद पढ़ूंगा तो दुनिया में शोषण को खत्म करने का एक तरीका ये भी है। बौद्ध नैतिकता पढ़ूंगा तो दुनिया में पीड़ा को खत्म करने का एक मॉडल ये भी है। हमारी दुनिया से पीड़ा हटाई कैसे जाए, इसके लिए जो विज्ञान बना है, जिसमें अलग अलग ऐसे ढेर सारे मॉडल्स हैं, जिनको पढ़ के तुमको सारे मॉडल की स्ट्रेंथ और वीकनेस जाननी है, उसी विज्ञान को नीति शास्त्र कहते हैं। अब मैं इसका अंतिम समकालीन संदर्भ बता देता हूं। समकालीन संदर्भ में तुम अगर जाओ, समकालीन संदर्भ में जाओ तो क्या ढूंढो? आजकल सब बात का इंडेक्स बनता है, इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स बनता है, प्रसन्नता सूचकांक, प्रसन्नता सूचकांक। इसमें टॉप 5 कंट्री और बॉटम 5 कंट्रीज, इनकी लिस्ट बनाओ। और दूसरी तरफ नैतिकता के सूचकांक में जाओ, इससे भी टॉप 5 और बॉटम 5 इन कंट्रीज की लिस्ट बनाओ। नैतिकता मतलब लोकतंत्र नैतिकता है, लोकतंत्र का भी सूचकांक बनता है, पारदर्शिता नैतिकता है, ट्रांसपेरेंसी का भी सूचकांक बनता है। कोई नैतिकता ले लो, उसका सूचकांक बनाओ, क्या पाओगे? ये जो बॉटम 5 कंट्रीज होंगी जिनमें नैतिकता सबसे कम होगी, वही कंट्रीज होंगी जिनमें आनंद भी सबसे कम है। आनंद सूचकांक में वही नीचे होंगी। इधर टॉप 10 में, टॉप 5 में जो कंट्री बनाओगे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, भूटान, जो कंट्रीज यहां पाओगे, वही कंट्रीज नैतिकता के सूचकांक में सबसे ऊपर होंगी। क्या सिद्ध होगा इससे? कि दुनिया के जो राज्य लोकतंत्र के सूचकांक में सबसे ऊपर हैं, स्त्री सशक्तिकरण के सूचकांक में सबसे ऊपर हैं, समानता के सूचकांक में सबसे ऊपर हैं, उन्हीं राज्यों में आनंद भी नागरिकों के जीवन में सबसे ज्यादा है। क्या सिद्ध हो जाएगा इससे? सिद्ध होगा कि नैतिकता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? आनंद। रुपए पैसे के लिहाज से देखो, सऊदी अरेबिया में पैसा ज्यादा है, पर कैपिटा इनकम सऊदी अरेबिया की डेनमार्क से, स्वीडन से ज्यादा है।
लेकिन नैतिकता के मामले में सऊदी अरेबिया नीचे है। इसलिए पैसा सऊदी अरेबिया के पास ज्यादा है, लेकिन आनंद सऊदी अरेबिया के लोगों के जीवन में ज्यादा नहीं है। स्वीडन में, फिनलैंड में ज्यादा है। इसे क्या पता चलेगा कि नैतिकता बढ़ाते जाओ, आनंद क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। इसे क्या सिद्ध हुआ कि नीति शास्त्र या नैतिकता आनंद से जुड़ा हुआ है। इसलिए आप अगर पूरे राज्य में आनंद की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, मनुष्यों के जीवन में आनंद की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको नैतिकता बढ़ानी पड़ेगी। नैतिकता बढ़ाते जाएंगे, आनंद बढ़ता जाएगा। तुमने अगर पॉलिटी पढ़ी और कुछ और पढ़ा होगा तो पाया होगा, तुमने गवर्नेंस पढ़ा होगा कि दुनिया में जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, फिनलैंड, स्वीडन, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, नॉर्डिक देश, ये नॉर्डिक देश सारी नैतिकताओं के सूचकांक में सबसे ऊपर है। और इन्हीं देशों में पाओगे आनंद भी सबसे ज्यादा है। इन देशों में जीवन की गुणवत्ता भी सबसे बेहतर है। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि नीति शास्त्र और आनंद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही बात कार्ल मार्क्स ने समझाई कि नैतिकता बढ़ाओगे आनंद बढ़ जाएगा, अनैतिकता बढ़ाओगे पीड़ा बढ़ जाएगी। क्या बताया मार्क्स ने? निजी संपत्ति और असमानता अनैतिक है, अगर इसको बढ़ाओगे तो दुनिया में शोषण और पीड़ा बढ़ती जाएगी। समानता नैतिक है, इसको बढ़ाओगे दुनिया से पीड़ा और शोषण खत्म हो जाएगा। सारी मार्क्स की एथिक्स पर बेस्ड है। समानता क्या मानता है? जहां असमानता आई, जहां वर्ग बना, जहां श्रेणी क्रम आया, वहां पीड़ा आई। गौतम बुद्ध ने क्या कहा? जहां अज्ञान आया वहां पीड़ा आई, अज्ञान अनैतिक है। इस तरीके से एथिक्स एक विषय के तौर पर क्या करने की कोशिश करता है? दुनिया में अनैतिकता, पीड़ा कहां से आ रही है, उसकी डायग्नोसिस या पहचान करना सिखाएगा, और फिर उस पीड़ा को दूर करने का हजारों साल पहले से अलग अलग दार्शनिकों ने क्या मॉडल बताया है और आज के संदर्भ में उसका क्या मॉडल है, इसका अध्ययन करवाता है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार नीति शास्त्र क्या है? वह विज्ञान है जो दुनिया, समाज, मानव जीवन में पीड़ा उत्पन्न करने वाले कारकों का पता लगाता है तथा मानव जीवन से, समाज से, दुनिया से इस पीड़ा को दूर करने का तरीका या साधन सुझाता है। अतः नीति शास्त्र को पीड़ानाशक या आनंद का विज्ञान कहा जा सकता है। नीति शास्त्र को पीड़ानाशक या आनंद का विज्ञान कहा जा सकता है। लेकिन कल को तुम आके मुझसे अगर कहने लगो कि सर शराब पीते हैं तो उसमें भी तो आनंद आता है, पटियाला पी शाम में एक मार दें, आनंद ही आनंद है। चरस ले लें, थोड़ा गांजा पी लें, आनंद ही आनंद है। आपकी परिभाषा से जिस चीज से आनंद मिले वो नैतिक है, और जो पीड़ा ले आए वो अनैतिक है। अगर ये बात सही है फिर तो गांजा पीना, चरस लेना, शराब पीना बहुत नैतिक हो जाएगा। नहीं, क्यों? दो शब्द मैंने जोड़े थे परिभाषा में। कौन कौन से? एक शब्द जोड़ा था समावेशी और एक शब्द जोड़ा था संपोषणीय। समावेशी मतलब है कि अकेले तुम्हारी जिंदगी में आनंद आ रहा हो और उससे दूसरे की जिंदगी में पीड़ा हो रही हो, वो नैतिक नहीं कहलाएगा। शराब पीने वाला आदमी शराब पी के आनंद ले आया, लेकिन उस शराब पीने से उसके बच्चों की परवरिश पर पैसा खर्च होना कम हो गया, बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो गई, उनका पोषण खत्म हो गया, तो बच्चों के जीवन में क्या आ गई? पीड़ा। और निशा कैसा विज्ञान है? समावेशी आनंद। तो तुमने शराब पी, तुमको तो आनंद मिला, लेकिन अपने परिवार के 4 सदस्यों के जीवन में पीड़ा ला दी है, तो समावेशन कहां हुआ आनंद का? आनंद न सिर्फ तुम्हारे जीवन में आए बल्कि औरों के जीवन तक पहुंचे, क्योंकि शराब पीने से नहीं होता। शराब मैंने पी ली, मुझे तो आनंद मिल रहा है और गाड़ी चला रहा हूं, किसी को कुचल दिया, एक्सीडेंट कर दिया, तो आदमी मर गया, घायल हो गया, उसके परिजनों के जीवन में पीड़ा आ गई। अगर शराब पीने से हमारी जिंदगी में आनंद आता, हमारे परिवार में खुशहाली आ जाती, रोड पे गाड़ी चलाते कोई एक्सीडेंट ना होता, कुछ भी ना होता, तो शराब पीना नैतिक हो जाता। लेकिन शराब पीने से अगर एक्सीडेंट ज्यादा होंगे, शराब पीने से हमारे बच्चे की परवरिश खराब होगी, शराब पीने से घरेलू हिंसा होगी, तो हम कहेंगे ये आनंद समावेशी नहीं है, इसलिए अनैतिक है। और दूसरा संपोषणीय है। संपोषणीय मतलब टिकाऊ। आज शराब पी आनंद आया, 15 साल पीते गए, लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, आनंद खत्म। इसलिए आनंद समावेशी भी नहीं है, संपोषणीय भी नहीं है। नीति शास्त्र ऐसे आनंदों की बात नहीं करता जो आ तो जल्दी रहे लेकिन जल्दी खत्म हो जा रहे हैं। नीति शास्त्र में उन आनंदों की बात करते हैं जो आएंगे और टिकाऊ होंगे। इसलिए हमने परिभाषा में क्या लगा दिया था कि आनंद का विज्ञान तो है, लेकिन कैसे आनंद का? इसमें समावेशन भी हो और संपोषणीयता भी हो। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं तुम्हारे रिस्पॉन्स से कि मैंने 3 परिभाषाएं तुमको बता दी, 3 पढ़ा पाया। कल की क्लास से परिभाषा नहीं पढ़ाऊंगा। इन 3 परिभाषाओं से मैंने तुम्हारे एथिक्स के समझ को बनाने की कोशिश की। इसको ओरिएंटेशन क्लास समझ लेना। ओरिएंटेशन क्लास मतलब है जिससे हमको इस विषय के स्वरूप का, उसके नेचर का पता चला।
अब बाकी जो बची हुई परिभाषा है उसको हम बीच बीच में कभी कभी पढ़ाते हुए बताते रहेंगे। 3 आशय आपको, एक दुविधा समाधान का विज्ञान है, एक आनंद का विज्ञान है और एक मानकीय विज्ञान है। 3 मायने मैंने तुमको सिखाए। कल हम लोग जब क्लास में मिलेंगे 11 से 1, कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास है दिन में, तो उसमें मैं आपको पहले इन जो 3 मायने सीखे हैं इनसे यूपीएससी के कुछ सवाल हल हो रहे हैं कि नहीं, जो पूछे गए 2013, 14, 15, 16 के सवाल मैं एक एक लूंगा, दिखाऊंगा कैसे हल हो रहे हैं और उसको हल करके देखना क्या उसमें नोट्स की जरूरत हो रही है। अगर जितना तुमने पढ़ा इससे हल हो जाए तब हमको नोट्स की जरूरत नहीं होगी। अगर समझ बन जाए, हमने इसको नोट कर रखा है, इसी से हम काम कर लेंगे। और फिर ऐसे 3-4 सवाल करने के बाद हम इथिक्स के सिलेबस की एक समझ बनाएंगे कि हमारा सिलेबस 7 यूनिट में जो टूटा हुआ है वो 7 यूनिट क्यों रखी गई है, इनमें हम क्या पढ़ते हैं, इनकी पढ़ाई से सवाल कैसे समझेंगे, और इसके बाद तब हम पहले यूनिट में मानव सहसंबंध की पढ़ाई शुरू करेंगे। तो ये जो तुम 4-5 दिन की पढ़ाई कर रहे हो, इसको मान लो ओरिएंटेशन की पढ़ाई है, एथिक्स में रुचि बनाने की पढ़ाई है, इस विषय के स्वरूप से परिचित होने की पढ़ाई है, ये आर्गुमेंट का सब्जेक्ट है, इसमें हमको क्रिटिकल एनालिसिस करनी है, एक आइडिया तुमको एथिक्स का मिल रहा है। तो हम लोग आज यहीं रुक जाते हैं। आपको बड़ी भूख लगी है और आपका डेटा भी खत्म हो रहा है, परेशान भी हैं, घर में गेस्ट भी आए हुए हैं, बहुत सारी पीड़ा से आप जूझ रहे हैं और एथिक्स की क्लास से आपकी पीड़ा और बढ़ाई ना जाए इसमें क्लास रोक रहा हूं। कल मिलेंगे 11 बजे इससे आगे की बातचीत करने के लिए। शुक्रिया।